बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। वेरी वेरी बेसिक थिंग्स, और बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ये पूरी एक फील्ड है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जिसके आप बहुत सारे यानी 4 5 या 6 कोर्सेज पढ़ने लगे हैं अपने पूरे से इस 4 years प्रोग्राम के अंदर, जिसमें से यू कैन से कि फर्स्ट ये सब्जेक्ट है एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस। दिस इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस। सो इसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, सो वी विल बी talking in broad terms about structural engineering. इस फील्ड में क्या यानी स्कोप क्या है, स्कोप से मुराद है कि क्या चीज़ें हम कवर करते हैं इसमें. So starting with something very basic, naturally, what is a structure? So structure is an assemblage of components. Simple, assemblage of components. But उसमें क्या है कि वो components, they need to be connected in such a way that a structure can withstand the action of loads that are applied to it. जाहिर है उन कंपोनेंट्स को जोड़ने का कोई ना कोई मकसद होगा ना. वो मकसद क्या है कि वो स्ट्रक्चर उन लोड्स को बेयर कर सके, विदस्टैंड कर सके जो उस लोड्स उसके ऊपर अप्लाई होने हैं. ऑलराइट. So in a very simple term, as an assemblage, it is a structure is an assemblage of components. उसके बाद जो बात हम कर रहे हैं, that is the objective of that structure. ठीक है, कि वो उन लोड्स को withstand कर सके जिन लोड्स के लिए वो बनाया गया है. लोड्स की हमने बात कर ली है, तो लोड्स किस तरह के लोड्स हो सकते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लोड्स? सो ग्रेविटी लोड्स भी हो सकते हैं, यानी एक चीज़ का ज़ाहिर है मैस है तो उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी, उसकी वजह से वो जो मैस है जिसको उसने सपोर्ट करना है स्ट्रक्चर ने, ज़ाहिर है वो एक लोड अप्लाई करेगी नेचुरली. द मोस्ट कॉमन or should I say one of the biggest sources of loads is gravity. Wind load, it's a dynamic load usually, and you understand कि wind load से simply मतलब ये है कि wind की वजह से जो structure पे load लगेगा. This is applied perpendicular to the structure. By the way, loads के बारे में हमारा एक separate lecture होना है after this lecture probably. तो यहाँ पे हम ज़ाहिर है उसके नाम ले रहे हैं जस्ट जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लोड्स के. ग्राउंड शेकिंग मींस अर्थक्वेक लोडिंग, साइज्मिक लोडिंग भी इसको बोलते हैं. इम्पैक्ट लोडिंग ज़ाहिर आप समझते हैं, जैसे अगर एक गाड़ी ब्रिज के ऊपर चल रही है तो ब्रिज के साथ साइडों पे वो स्ट्राइक भी कर सकती है, या किसी बिल्डिंग के साथ कोई चीज़ अगर इम्पैक्ट करती है तो दैट इज़ आल्सो एन इम्पैक्ट लोडिंग. कोई मशीन भी हो सकती है जो कोई इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई कर रही हो स्ट्रक्चर के ऊपर किसी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग के अंदर. टेम्परेचर, यू मे फील लाइक कि टेम्परेचर किस तरह का लोड हो सकता है, बट टेम्परेचर इन इटसेल्फ इज़ नॉट अ लोड. बट अगर एक स्ट्रक्चर को आप अलाउ ना करें कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके या वो एक्सपैंड हो सके, और आप उसके ऊपर टेम्परेचर डिफरेंस अप्लाई कर दें, यानी उसका टेम्परेचर या बढ़ा दें या कम कर दें, और उसको अलाउ ना करें कि वो एक्सपैंड हो सके या कॉन्ट्रैक्ट हो सके, तो वो जो टेम्परेचर चेंज उसके ऊपर अप्लाई हुआ है, दैट टेम्परेचर चेंज विल रिजल्ट इन some internal forces, some stresses in that part of the structure. So जिसको आप allow नहीं कर रहे to expand or contract. If you allow expansion or contraction, आपने bridges के अंदर देखा होगा कि अक्सर जब आप bridge पे जाते हैं तो यानी तकरीबन 20-30 फुट या 40 फुट तक जाके एक आपको झटका सा हल्का सा लगता है. ठीक, वो एक यानी एक सेक्शन और दूसरे सेक्शन के बीच में जोड़ दिया गया होता है, ताकि और बीच में थोड़ी सी खाली जगह छोड़ी गई होती है. अभी हम फर्दर डिस्कशन करेंगे तो आप उसको देख लेंगे. उस खाली जगह छोड़ने का मकसद होता है कि जो ब्रिज है वो एक्सपैंड होना चाहे ड्यू टू टेम्परेचर राइज, तो वो एक्सपैंड हो सके विदाउट रिजल्टिंग इन स्ट्रेसेस ड्यू टू टेम्परेचर, या अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहे तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सके. एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर environmental sources as well. For example, in case of a dam,
one of the major sources of loads would be the lateral pressure of the water stored in that dam. So there are other environmental sources as well, but now let's look at some examples of structure. You already know these things very well, but just to have a technical discussion on those types of structure. This is a building. Building is one of the most common cases, common examples of structure. ये बाहर आपको पता है ये बिल्डिंग है. Bridges. इस वक्त जो आपके सामने ब्रिज है, this is a kind of a special kind of bridge. Special से मरा दिए कि अगर मैं एक तो simple word है, this is a bridge. Yes, it is a bridge, but what kind of bridge is this? It is in structural terms, this is an arch bridge. ठीक है जी, आर्च ब्रिज. ये जो ऊपर बना हुआ है, ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज आर्च. ठीक है जी, this is the main load carrying element in this bridge. That's why you call it an arch. All right, what is this? It's a dam. Sir, the dam. Yeah, it's dam, but is this called dam? Or if I want to pinpoint dam in this figure, where is it? Is this called dam? Is this what? सर ये झील है सिर्फ. Sorry? वाटर स्टोरेज सर झील है सिर्फ ये. अगर पूरे स्ट्रक्चर को हम लगाएंगे उसमें ग्रिड, उसका बिजली का वो सारा कुछ से फिर मिला के इसको हम जो है ना डैम कहेंगे. All right. For civil engineers, are not just for civil engineers, but for everybody who is a technical person involved in these types of structures, this wall that you see over here, this is dam. Now, what is this behind this wall? This is the water storage. I'm not sure what exactly the technical name the hydraulic people use for this, but this is the water storage behind the dam. And for we structural engineers, this is the dam. The obstruction in the path of water, that wall is the dam. All right, ये जो आपको नजर आ रहा है, and this is the structure that we are talking about. ठीक है जी, जिसको डिजाइन करना होगा, जिसके ऊपर forces लग जा रहे हैं, इसके पीछे जो water है, it will be applying some forces on it, and you need to design it for those forces. And you see the specific shape of this structure. Look at this shape. This is a very intelligently chosen shape of this is ये जान के इस तरह से कर्व बनाई गई है. ठीक है, what is this? A tunnel. ये स्ट्रक्चर क्या, इसमें स्ट्रक्चर कहाँ है? ये जो रोड अंदर जा रहा है, should I call this the structure of the tunnel? No, sir. I think ये जो arch है वही structure. This is a kind of arch, if you like to call it, but this is not always an arch. Although this is close to an arch. Yeah, you can call it an arch if you like, but this is yeah, you can call it an arch. ये जो आपको नजर आ रही है लाइनिंग, दिस, एक तो ये बाहर है ना स्ट्रक्चर, उससे ऊपर तो रॉक्स है जिनको काटा गया है, लेकिन वो रॉक्स जो हैं उनको अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो they can naturally fall onto the tunnel, and of course that's not acceptable. तो ये जो आपको लाइनिंग नजर आ रही है ना, this is the structure of the tunnel. ठीक है जी, so you should know exactly what we are talking about, not just the whole thing that a non-technical person can also recognize, but we are going to pinpoint where is the structural where is the actual structure in that complete इंफ्रास्ट्रक्चर. पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारे सामने इस वक्त एक टनल है, स्ट्रक्चर कहाँ पे. ठीक है जी, नेक्स्ट, व्हाट इज दिस?
Sir, water storage tank. Yeah, water storage tank. Overhead water storage tanks. Overhead water storage tank. Yeah, overhead water storage, because this is something above the heads. ठीक है जी, it's above the ground. So इसके अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर है. ये आपको नजर आ रहा है एक पेडल इसका राइजिंग फ्रॉम द ग्राउंड, और ये भी स्ट्रक्चर है. ठीक, ये पूरा स्ट्रक्चर है. ठीक है जी. This needs to be designed, and this upper part जो आपको प्याला नुमा नजर आ रहा है, cone type structure, this is also something that you need to design for. ठीक है जी. Yes, sir. And what is this? Transmission tower. So transmission tower is also a structure. इसके ऊपर जो भी कोई फैसिलिटी लगनी है, जो भी कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगनी है, वो तो थोड़ा छोटा, यानी ज़ाहिर है वो मेन इसका फंक्शन है. ज़ाहिर है काम तो उसी ने करना है, लेकिन who has to construct this tower? Civil engineer. He needs to design it, he needs to construct it. ठीक है जी. इसके अंदर भी स्ट्रक्चर है. So structures are not only in civil engineering. Structures are in mechanical engineering, they are in aeronautical engineering, they are in other parts of the other fields of engineering. इसमें स्ट्रक्चर कहाँ है? ये जो आपको येलोश में शेड I think wing, sir. जी सॉरी, जी सर. ये जो येलो में शेड जी सर. है, जिसके अंदर ज़ाहिर है पैसेंजर्स और सम मैकेनिकल इक्विपमेंट जिसके अंदर प्लेस होना है, ये है इसका स्ट्रक्चर. ठीक, इसको कहते हैं एयरक्राफ्ट फ्यूजलेज. ठीक है. ऑल्दो these are also kinds of structure, लेकिन इनके अंदर इनफैक्ट ये जो विंग्स है, these are cantilever beams. ठीक है जी, ये दोनों तरफ. बट दिस इज द मेन स्ट्रक्चर. ठीक है जी. अब ये कुछ आगे एग्जांपल्स हैं. ये एयरक्राफ्ट हो गया, और अभी जो मैं एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ ये नॉन सिविल स्ट्रक्चर्स हैं. ठीक है. ये भी इसका भी एक स्ट्रक्चर है. ऑफ कोर्स इसके अंदर मोर इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स हैं जिनको जिन्होंने फंक्शन करना है, वो तो सिविल से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इसकी जो बॉडी है जिसके अंदर उस मटेरियल को फिक्स होना है, दैट इज ऑल्सो स्ट्रक्चर. ठीक है. इसके अंदर जो काइंड ऑफ बर्स्टिंग प्रेशर डेवलप होना है, उसको रेजिस्ट करने के लिए वी नीड टू उसकी जो बॉडी है वो डिजाइन करनी पड़ेगी. ठीक है. दैट इज अ स्ट्रक्चर. ये क्या है? ठीक है. किसी भी गाड़ी का सर व्हीकल स्ट्रक्चर. किसी भी गाड़ी का जी बिल्कुल, किसी गाड़ी का मेन जो स्ट्रक्चर है वो आपको नजर आ रहा है, और ये आप नीचे से इसको देख रहे हैं. इसके अंदर स्ट्रक्चर कहाँ पर है? सर मेन फ्रेम. यस, मेन फ्रेम. जिसने लोड देखा आपने अभी इसके अंदर जो चादर लगी होती है जहाँ जिसके ऊपर पैसेंजर्स ने बैठना है, वो आपको नहीं नज़र आ रही, लेकिन उस चादर के ऊपर जिसके ऊपर डायरेक्टली आपने लोड लगाना है, उसने लोड ट्रांसफ़र करना है इन मेंबर्स को, जो आपको लॉन्गिट्यूडल मेंबर्स नज़र आ रहे हैं और ये जो आपको क्रॉस मेंबर नज़र आ रहा है. ठीक, जिसका मेन फ्रेम है, और जिन्होंने फाइनली लोड ये टायर्स पे जाना है, और उस टायर्स ने फिर उसको रोड के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ट्रांसफ़र करना है. ठीक. ऑल्दो इसमें भी जो ज़्यादा यानी जो फ़ौरन आपके माइंड में आती है चीज़, वो ज़ाहिर है वो इसका मैकेनिकल इक्विपमेंट है, जो पावर जनरेशन होनी है और जो ट्रांसमिट होनी है बैक जो व्हील्स हैं उनको. बट ऑफ कोर्स उनके अलावा जो हमारे साथ जो इस वक्त रेलेवेंट है, दिस इज़ द फ्रेम, मेन फ्रेम ऑफ द स्ट्रक्चर. ठीक है जी. सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग? अगर हम डिफाइन करना चाहें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की बाउंड्रीज को, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के स्कोप को, सो व्हाट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग? इट इज़ ऑफ कोर्स अ डिसिप्लिन which is concerned with these
these activities. Number one, identifying the loads that a structure may experience over its expected life. This is the very basic, or should I say, the starting point in structural engineering. Identifying the loads that a structure may experience over its expected life. And we are going to have a separate lecture on this, maybe a couple of lectures on this. Identifying the loads that a structure may experience over its expected life. So if I ask you for a building, what can be the major loads that are that a building can experience over its expected life for a building structure? It's a dead load, live load, and wind load. ये डेड लोड लाइव लोड का वर्ड आप लोगों ने सुना हुआ पहले? नो सर। नो सर। अभी जो मुझे बता रहे थे आप, डेड लोड लाइव लोड, ये किसने बताया? सर मैंने बताया जी। आप? सर राना फारूक ने बताया। ऑलराइट, थैंक यू। इसके अलावा किसी ने नाम वर्ड सुना हुआ है डेड लोड लाइव लोड? द रेस्ट ऑफ द क्लास, द नॉर्मल कैटेगरी? नो सर। ऑलराइट, so I assume that you don't know dead loads and live loads, but of course Mr. Farooq has some pre-experience with these terminologies, but for the rest of the class these are new things. And anyways, dead load and live load, that's further classification of gravity loads. So gravity loads may be dead loads or live loads. We're going to talk about those loads, but as टर्मिनोलॉजी सामने आ गई है तो मैंने कहा चलो मैं डेड और लाइव की बात कर लेता हूँ. बट जनरली स्पीकिंग ऑफ कोर्स देयर विल बी सम ग्रेविटी लोडिंग. एग्री? यस सर. और क्या लोड्स होंगे बिल्डिंग पे? सर जैसे पहले आपने बताया विंड लोड भी आई थिंक हो. यस, विंड लोड होगा. और क्या हो सकते हैं? सर बिल्डिंग का अपना जो लोड होगा उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स होंगे. बट दोस आर आल्सो गोइंग टू बी ग्रेविटी लोड्स. एम आई राइट? What else? Yes. The load on a building. Ground shaking. Big load. Yes sir. Impact load. Maybe for some buildings, may not be for other buildings. For normal buildings, impact load is not going to be expected over the life of a building, but there is some discussion there can be some discussion regarding this point, but I'm not going to go into those details at this stage because we're going to have a separate lecture, dedicated lecture on that. Anyways, there will be some different types of loads which we are actually going to discuss in our upcoming lectures, but there are certain snow loads is also going to be there in case of but it depends upon the geographical location of that building. ठीक है? ठीक है जी. अब इसमें dead loads, live loads जो लिखे हुए हैं, we will be discussing them. Don't worry about that. Wind loads के साथ कुछ negative लिखा हुआ है, कुछ positive लिखा हुआ है. We will discuss what those negative and positive wind loads mean. But generally speaking, the first part, as I said, would be the identification of the loads that a structure may experience over its expected life. Of course, structure को जिस काम के लिए बनाना है वो काम क्या है कि वो उसके अंदर ऊपर जो लोड्स लगने हैं उसको उसने विदस्टैंड करना है ना. जो अगर हम स्ट्रक्चर की डेफिनेशन पीछे जाके देखें तो जिन लोड्स को उसने बेयर करना है, पहला स्टेप तो मुझे ये पता हो ना कि वो लोड्स कितने हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बिल्डिंग हो सकती है वो जो आप रेजिडेंशियल एक घर बना रहे हो. दूसरी बिल्डिंग हो सकती है जो एक प्लाजा हो सकता है, कमर्शियल बिल्डिंग हो. एक और बिल्डिंग हो सकती है जो किसी फैक्ट्री के लिए आपने बनाना हो जिसके अंदर कुछ मशीनरी लगनी हो. तो देयर कैन बी डिफरेंट
depending upon the usage of the building, depending upon the geographical location of the building, there will be different types of loads and different intensities of load. जाहिर है घर एक घर के डिजाइन करते हुए जो लोड्स लगने हैं वो कम होंगे compared to for example a library. ठीक है? So the first step is to identify the loads. And this is a very large, I mean, ये बहुत broad step है, ठीक है? Excuse me, sir. जी जी मेरा एक क्वेश्चन है जी जी पूछें. सर। जैसे हमारा ये डिपार्टमेंट या सिविल डिपार्टमेंट जो है उसमें हम लैब को कंसीडर करें तो लैब में मशीनरी होगी, वहां पे लोड ज्यादा होता है, लोड ज्यादा होगा क्योंकि हैवी मशीनरी है। हम मैकेनिक्स और मटेरियल की मशीनरी की बात कर लें तो जैसे क्लासरूम्स हैं वहां पे लोड आई थिंक सिर्फ ग्रेविटी लोड होगा। सो हम एक डिपार्टमेंट में इन चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज कैसे करते हैं? लाइक यू आर मोर स्पेसिफिकली यू कैन से कि उनको लोड्स कैसे एस्टिमेट करेंगे, हैं? मतलब हाउ कैन वी एस्टिमेट के उसके ऊपर जो लोड्स लगने हैं वो कितने लेने हैं? जी सर ये भी और ये भी मैं पूछना चाह रहा था कि मतलब हम उनका स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन करते हैं कि वो उनका लोड बेयर कर सके। This is something you're going to learn over the next 2 or 3 years. ठीक है जी? कैसे डिजाइन करने का तो you will be learning not even in this course. This course is not a design course. This is related to something you do before you go to the design phase. So design is a later phase, and what we are going to discuss in this course is the primary phase, especially this first part, the loads identification, and then the next few steps we will be covering in this course. Of course, you can ask me this question, but the honest answer would be that it's not something we're going to learn in this course, but we will see in this lecture probably some broad concepts of design, some broad concepts of structural engineering. All right? Okay, sir. उस केस में फिर हम क्लाइंट जो उसका बिल्डिंग का जो ओनर है जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है, इन आवर केस दिस मींस द यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बताना है कि उसने बल्कि उसने बताना है क्या. लेट मी शो यू वन थिंग. अच्छा, मेरी स्क्रीन आपको हट गई है या आ रही है आपको? सर आ रही है. मैं आपको इसी क्वेश्चन को क्विकली आंसर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, एंड लेट मी ट्राई टू आंसर दिस जो आप कह रहे हैं, बिकॉज आई डिड वर्क ऑन दिस पार्ट यूनिवर्सिटी के साइड पे. आई हैव हैड अ नंबर ऑफ मीटिंग्स विद नेस्पाक जो उसके ऊपर काम कर रही है. Let me see if I can show you something that can give you a better answer for this question. Lab facilities details. I guess I'm in the right. Just a minute. New. Maybe this one. This is something we shared. In fact, I developed and I shared with NESPAC. हमने उनको ये बताना था कि हमने उस मसलन इस लेबॉर्ट्री में हमने क्या रखना है. ये मशीनें रखनी है. फॉर एग्जांपल दिस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन 200 टन्स की रखनी है. सम शॉर्ट स्पेसिफिकेशंस उसकी क्या होंगी ये हमने उसको बताया. 200 टन की ये कैपेसिटी होगी इसकी. एक्सपेक्टेड वेट, दिस वाज अ वेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम जिसका अल्टीमेटली मुझे आंसर ये करना पड़ा कि वी कांट डिसाइड इट एट दिस स्टेज बिकॉज अभी ये मशीन हमने ख़रीदनी थी और देयर आर वेरियस वेराइटीज़ ऑफ दिस मशीन, सो इट वाजंट रियली पॉसिबल फॉर मी to
to tell them the expected weight of that building. But let me show you this next machine, this Avery torsion testing machine. इसकी मैंने उनको कैपेसिटी बताई, ये मशीन की कैपेसिटी है, ठीक है, इसका लोडिंग के साथ ताल्लुक नहीं है, डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, ठीक है। मैंने उसको एक्सपेक्टेड वेट बताया कि ये मशीन जब यहाँ पे लगेगी तो इसका 2800 kg इसका वज़न होगा एक्सपेक्टेड, ठीक। और ये बाकी जो इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स मैंने दी हैं ये उन्होंने हमें इलेक्ट्रिफिकेशन करके देनी थी, तो उनको ये बताना था कि हमारी कंजम्पशन कितनी होगी, हर कितने वाट की ये मशीन होगी, और डायमेंशंस क्या है मशीन की, कहाँ पे रखना है, फ्लोर पे रखेंगे, कोई स्पेशल फाउंडेशन बनाएंगे या काउंटर के ऊपर रखें। काउंटर समझते हैं ना आप, जो लैब्स में आपको काम करने, जैसे जियोटेक लैब में आपको टेबल इस वक्त तो रखे गए हैं, लेकिन वी विल बी हैविंग काउंटर्स इन आवर लैब, ठीक है। सो मेनी थिंग्स। सो हमने उनको ये कॉलम आपको दिखाना था बेसिकली, एक्सपेक्टेड वेट, ठीक है, 320,000 so on, self weight plus 5 ton lifting capacity, and for each lab we have informed them, ये कुछ और डिटेल्स हमने उनको बतानी थी कि हाउ कहाँ वो रखनी, और वो किस तरह की क्या नेचर होगी उन मशीनरी की, ठीक है जी। सिमिलरली इन दिस कॉन्क्रीट लैब, इसको खोलने का पर्पस ये था कि आपको आइडिया हो जाए कि जो क्लाइंट होता है ना, इन दिस केस वी यूनिवर्सिटी आर द क्लाइंट, सो हम उनको बताते हैं कि हमें ये चीज़ जो चाहिए, ये इसके ऊपर लोड्स के, हमने इसको यूजेज बताना होता है, ठीक है। एनीवेज, सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द लोड्स इज, ये इसलिए कि जो बंदा डिज़ाइन कर रहा है उसको तो नहीं पता ना कि मैं उस चीज़ को, मैं वहाँ क्या रखने लगा हूँ, उसको बताना पड़ेगा ना। Next is determining a suitable arrangement of structural members. इसको हम स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क भी कहते हैं, यानी स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क डिसाइड करना, ठीक। फॉर एग्जांपल, इस बिल्डिंग में ये डिसाइड करना कि इसका कॉलम्स कहाँ पे आएंगे, क्या हमें कॉलम्स को ज्वाइन, कॉलम्स के ऊपर आपको जो नज़र आ रही है इसको हम कहते हैं, ये जो जिसको आप फ्लोर, नॉन टेक्निकली इसको हम फ्लोर कहेंगे, जहाँ पे ये बंदा अब जैसे खड़ा है फ्लोर के ऊपर, लेकिन द टेक्निकल नेम फॉर दिस इज स्लैब। आई डोंट नो इफ यू हैव एवर हर्ड दिस टर्म, सुना है पहले ये वर्ड स्लैब, जिसको आम जुबान में जिसको क्या लेंटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जी सर, लेंटर। यस सर। हाँ, बट द टेक्निकल नेम फॉर दैट इज स्लैब, ठीक है जी। ये जो आपको नजर आ रहा है ये स्लैब है, ये सारी स्लैब है, ठीक है। SLAB, स्लैब। ये टर्म्स अब हम यूज़ करेंगे इस लेक्चर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उन टर्मिनोलॉजी से और इस कोर्स के फील्ड के स्कोप से फेमिलियराइज हो जाए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो स्टेप है, डिटर्मिनिंग अ सूटेबल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, इट एक्चुअली मीन्स कि आपने जो लोड फाइनली ग्राउंड को ट्रांसफ़र करना है वो किन मेंबर्स से ट्रांसफ़र होगा और उनकी उन मेंबर्स की लोकेशन कहाँ पर होगी। फॉर एग्जांपल, ये डिसाइड करना कि ये जो लिफ्ट, ये आपको जो नज़र आ रही है लिफ्ट वेल बनाया गया है, इसको हम लिफ्ट वेल बोलते हैं। अगर मैं आपके लिए लिख लूँ ये लिफ्ट वेल, ठीक है, ये जो है, आई एम सॉरी, ये जो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ द लिफ्ट वेल, ठीक है। और जैसे आपको नज़र आ रही है इसका यहाँ पे दरवाज़ा, और फिर ये आपको ज़ाहिर लिफ्ट का तो आपको पता ही है ना। सो इवन इसकी लोकेशन डिसाइड करना भी इसके अंदर आता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर आता है। ये हम आर्बिट्रेरीली नहीं डिसाइड कर सकते, ठीक है। इट नीड्स टू बी लाइक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ दिस लोड कैरिंग सिस्टम, ठीक है। जैसे ये कॉलम्स को डिसाइड करना था, इस तरह ये, अब क्या इन कॉलम्स के ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर हमें बीम्स की ज़रूरत है या नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक वॉल जो आपको नज़र आ रही है और फिर ये एक कॉलम नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको एक बीम नज़र आ रही है। अब हमें क्या इस बीम की ज़रूरत
पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, यहाँ पे बीम आना है या नहीं आना, ये डिसाइड करना, इसको हम जनरली ये वर्ड यूज करते हैं जो अभी मैं लिखने लगा हूं, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क। हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क पहले डिसाइड करना है हमने, ठीक है जी। Yes, sir. नेक्स्ट, selecting the material and dimensions of the members। ये अब ये जो पार्ट शुरू हो गया ना, selecting the material and dimensions of the members, ये इसको कहते हैं डिजाइन करना, ठीक हो गया। selecting the material and dimensions of the member, क्या मतलब, जैसे अगर ये मैंने डिसाइड कर दिया कि आई नीड अ कॉलम ओवर हेयर, ऑलराइट, ये मैंने स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के अंदर डिसाइड किया होगा। The next question would be, or the next step would be, what will be the material of this column? Will it be made of steel? Will it be made of concrete? Will it be made of bricks? क्या material, किस material से मैंने बनाना है? Once I decide the material, the next question would be, how large should be this column? कितना बड़ा होना चाहिए इसको, बड़ा एक तो है ना इसकी हाइट, वो तो जितनी बिल्डिंग की हाइट जाएगी उस हिसाब से कॉलम की हाइट भी जा रही होगी। नथिंग टू डिसाइड ऑन दैट पार्ट, अगर वो डिसाइड हो चुका है पहले कितनी स्टोरीज हैं तो ये भी डिसाइड हो जाएगा। स्टोरी हाइट पता चल जाए हमें स्टोरी कितनी होनी है। द लेंथ ऑफ द कॉलम वुड बी डिसाइडेड बाय हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कॉलम, हाउ लार्ज शुड बी दिस क्रॉस सेक्शन, should it be a rectangular column, should it be a circular column, should it be any other shape, ये डिसाइड करना, क्रॉस सेक्शन साइज डिसाइड करना, दिस इज ये डिजाइनिंग का पार्ट है, ये इस स्टेप का पार्ट है, सेलेक्टिंग द मटेरियल एंड डायमेंशंस ऑफ द मेंबर्स। सिमिलरली ये जो आपको स्लैब नजर आ रही है, ठीक, इसका जो एरिया है, ये एरिया तो जितना फ्लोर है उतना आपको इस स्लैब का एरिया चाहिए, एग्री? Yes, sir. तो जब आपका ये डिसाइड हो गया कि बिल्डिंग मसलन इतने यहां से लेके यहां तक बननी है, तो ये तो ऑटोमेटिकली डिसाइड हो गया ना कि जहां पे कवर एरिया आपको चाहिए तो वहां तो आपको स्लैब तो चाहिए। बट व्हाट ये आप जो इस वक्त कर रहे होंगे इस स्टेप के अंदर, दैट वुड बी सिलेक्टिंग द मटेरियल फॉर दैट स्लैब एंड डायमेंशन। कौन सी डायमेंशन आप डिसाइड कर रहे होंगे इस स्टेज पे? हाउ थिक शुड दिस स्लैब बी, कितनी उसकी थिकनेस होनी चाहिए। ऑफ कोर्स उससे पहले आपने ये डिसाइड किया होगा कि ये किस मटेरियल से बनानी है। आमतौर पे बिल्डिंग्स में तो हम कंक्रीट से बनाते हैं, बट देयर कैन बी केसेस इन स्पेशली इन एन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग कि जहां ये जो आपको कंक्रीट की स्लैब नजर आ रही है वो स्टील की स्लैब हो, ठीक है। बट इवन अगर आप ये भी डिसाइड कर दें कि ये कंक्रीट की है, मटेरियल आपने डिसाइड कर दिया कि वो मटेरियल कंक्रीट है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी वो जो कंक्रीट का मटेरियल है, हाउ स्ट्रांग दैट मटेरियल नीड्स टू बी, व्हाट नीड्स टू बी द स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल, वो डिसाइड करना, ये भी इसी स्टेप का पार्ट है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स उसमें फिर और फर्दर क्वेश्चंस आएंगे, वो उस स्ट्रेंथ का, मसलन आपने अभी मैं आपके सामने वर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको इसका ज्यादा समझ नहीं आ रही तो डोंट वरी अबाउट दिस। मसलन मैं कहता हूँ ये कंक्रीट 4000 psi की होनी चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ 4000 psi होनी चाहिए, ठीक। द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी कि ये जो कंक्रीट है 4000 psi वाली, इसको बनाने के लिए व्हाट शुड बी द मिक्स डिजाइन, in what proportions I need to mix cement, sand and crush and of course water, ठीक। ये डिसाइड करना भी इस स्टेप का पार्ट है, selecting the material and dimensions of the member। So generally इस स्टेप को हम कहेंगे डिजाइन करना, दिस इज स्ट्रक्चरल डिजाइन, ठीक है जी। इसी स्टेप को हम स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग भी कह सकते हैं, ये जो स्टेप है। इस स्टेप से पहले एक स्टेप होता है जिसकी मैं बाद में बात करूंगा, बट उस स्टेप के अंदर यानी इस आपके, या आप दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं इसी डिजाइन के अंदर एक प्रोसेस होगा।
मैं अभी सिर्फ नाम ले रहा हूं आपके सामने, बाद में मैं इसको डिस्कस करूंगा। उस प्रोसेस को हम कहेंगे स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक, यानी ये जो डिजाइन है ना, ये वाला काम जो करना है, डिजाइनिंग जो करनी है, इट ये इसको करने के लिए इसी स्टेप के अंदर एक पार्ट होगा, या आप इसको सेपरेट पार्ट कहना चाहें तो सेपरेट भी कह सकते हैं, बट इस अगर इन स्टेप्स के अंदर मैं आइडेंटिफाई करना चाहूँ तो वो इसके अंदर ही फॉल करेगा, स्ट्रक्चरल एनालिसिस। ठीक है, जो हमने एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है ना इस कोर्स में, और आगे आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ना है, और फिर उससे 7th सेमेस्टर में जाके स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पढ़नी है। तो ये इस स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग तो फिर पूरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो जाएगी, उसमें ये सारे स्टेप्स हो जाएंगे, बट स्पेशली दिस कोर्स एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस, वो यानी डिजाइन करने से पहले हमें एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन। बेसिकली डिजाइन इज एन आइटरेटिव प्रोसेस, यानी हम व्हाट डज इट मीन, आपने ये डिसाइड किया कि ये कॉलम जो है ये 1.5 फुट बाय 1.5 फुट का होना चाहिए। ठीक है, आपने स्लैब की थिकनेस डिसाइड करने से मुराद है आपने प्रपोज किया। ठीक, इनिशियली आपने प्रपोज किया, आपने प्रपोज किया कि ये स्लैब 6 इंच थिक होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपने बीम का साइज डिसाइड कर लिया, ये आपने एक प्रपोजल डिसाइड किया। अब आप क्या करेंगे, अगर हम प्रैक्टिकल जो प्रोसीजर उसकी मैं बात करूं, तो आप एक सॉफ्टवेयर पे, किसी सॉफ्टवेयर पे जाके, यानी किसी डिज़ाइन सॉफ्टवेयर के ऊपर जाके, ई टैब्स का अगर आपने नाम सुना हो या सैप का नाम सुना हो, तो आप उसके ऊपर जाके उसको मॉडल करेंगे। मॉडल से मुराद है कि जैसे आपको ये बिल्डिंग नज़र आ रही है, सॉफ्टवेयर में आप इस तरह से एक बिल्डिंग बना लेंगे, और उसके ऊपर फिर वो जो आपने लोड्स पहले स्टेप में डिसाइड किए होंगे, आइडेंटिफाई किए होंगे, वो लोड्स आप इस पे अप्लाई करेंगे, और आप देखेंगे कि आपका बिल्डिंग, आपने जो अभी साइजेस डिसाइड कर लिए थे, जो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल्स डिसाइड कर लिए थे, उन क्या आपका स्ट्रक्चर उन लोड्स को बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। ठीक, ये आप लोड्स अप्लाई करके चेक कर रहे होंगे कि स्ट्रक्चर आपका एडिक्वेट है उन लोड्स को रेजिस्ट करने के लिए या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो आप नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस कॉलम का साइज, फॉर एग्जांपल आपको लगा कि ये कम है, आपने और बढ़ा दिया, 20 इंच बाय 20 इंच कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक, जस्ट मैं नंबर थ्रो कर रहा हूँ। या इस स्लैब की थिकनेस, लेट से आपको लगा कि पहले आपने 5 इंच रखी थी, अब आपको लगा कि ये पूरी नहीं आ रही, कम है ये थिकनेस, आपने 5.5 कर दी। 6 नहीं आ रही थी, 6 नहीं पूरी आ रही थी, इनसफिशिएंट थी, आपने 6.5 कर दी, सो ऑन। ठीक है, अब ये डिजाइन एक आइटरेटिव प्रोसेस, इस तरह से इसको मैं आइटरेटिव कह रहा हूँ। ठीक, आपने एक साइज डिसाइड किया, यू चेक्ड इट, इट प्रूव टू बी इनसफिशिएंट, और आपने दोबारा बढ़ा दिया, फिर आपने एनालिसिस किया। सो इस तरह का रिलेशनशिप है बिटवीन एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, सो डिजाइन करने के लिए अगर मैं समरी लाइन आपको बताऊं, इन ऑर्डर टू डिजाइन अ बिल्डिंग, डिजाइन एनी स्ट्रक्चर इन जनरल, आपको सेवरल टाइम स्ट्रक्चरल एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक, anyways, next I'm going ahead to the next step, defining the assembly process. ठीक है, वो बिल्डिंग बननी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, यही बिल्डिंग अगर बनानी होगी तो जाहिर है वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द फाउंडेशन रेडी करके फुटिंग आप बना रहे होंगे। ये अपने फुटिंग अभी जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये फुटिंग कास्ट हुई है। ठीक, फ्रेश अभी आपको नजर आ रहा है कि अभी कास्ट हुई है। अभी ये जाहिर है इसके लिए आपको ये फॉर्म वर्क लगाना पड़ेगा, और ये फॉर्म वर्क भी डिज़ाइन करना पड़ता है कि ये फॉर्म वर्क कैसा होना चाहिए, हाउ थिक, ये जो फट्टा है ये कितना थिक होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये आपको साइड से जो सपोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, एवरीथिंग नीड्स टू बी डिज़ाइन बिफोर हैंड। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल, अब ये जो हमने फुटिंग आज फ्रेश बना दी है, हमें कितने दिन और वेट करना पड़ेगा कि जिसके बाद फिर हम इस कॉलम को बनाना शुरू कर सकें, इस कॉलम की स्टील को इरेक्ट करें और फिर कंक्रीटिंग करें। ये डिसाइड करना इस स्टेप में आएगा, डिफाइनिंग द असेंबली प्रोसेस। कंक्रीट के लिए असेंबली प्रोसेस यही बनेगा ना, पोरिंग प्रोसेस, जो कंक्रीट आपने पोर करनी है। ये कॉलम आपने इस तरह, फिर जब कॉलम खड़े कर देने तो कॉलम की पोरिंग आपने कर दी है,
तो कॉलम की पोरिंग को कितने दिन गुजरने चाहिए जिसके बाद आप ऊपर जो आपकी स्लैब और बीम्स कास्ट होने वो आप शुरू कर सकें। फिर एक स्टोरी आपने बना दी है, हाउ लॉन्ग डू यू नीड टू वेट फॉर दैट स्टोरी कि वो कुछ स्ट्रेंथ गेन करे, यानी सादा अल्फाज में वो पक जाए, और फिर उसके बाद आप अगली स्टोरी की कॉलम्स जो है वो बनाना शुरू कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट ऑफ द असेंबली प्रोसेस, ठीक है, डिफाइनिंग द असेंबली प्रोसेस। इन केस ऑफ अ स्टील स्ट्रक्चर, असेंबली प्रोसेस में जाहिर है आपको डिसाइड करना होगा कि किस मेंबर को पहले खड़ा करना है और फिर उसके बाद कौन सा मेंबर उसके साथ जोड़ा जाएगा और फिर उसके साथ फर्दर कौन सा मेंबर जोड़ा जाएगा अंटिल द फाइनल प्रोसेस इज कंप्लीट, यानी जो फैब्रिकेशन का प्रोसेस है। क्या स्टील स्ट्रक्चर के केस में ये भी आपको डिसाइड करना होगा कि क्या वो जो स्टील स्ट्रक्चर बनना है वो प्री फैब्रिकेटेड होगा, किसी इंडस्ट्री में बनना है वो होगा, और फिर आप उसको ट्रांसपोर्ट करके साइट पे लेके जाएंगे, या साइट पे जाके फैब्रिकेशन करेंगे। क्या साइट पे वो फैब्रिकेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जो आपको स्ट्रक्चर जो आपने डिज़ाइन बना के दिया है उस डिज़ाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए, क्या आपके पास ऑन साइट वो सारी फैसिलिटीज होंगी या नहीं। फॉर एग्जांपल वेल्डिंग की फैसिलिटी बड़े स्केल पे साइट के ऊपर आपके पास होगी या नहीं होगी। ये सारा प्रोसेस डिफाइन करना, ये है डिफाइनिंग द असेंबली प्रोसेस, ठीक है जी। And lastly, Yes, sir. monitoring the structure as it is being assembled are possibly and possibly also it's over its life। ये जो आखिरी स्टेप है ना, इसको हम कहते हैं सुपरविजन, ठीक है। दिस स्टेप इज सुपरविजन। जिस बंदे ने, नॉर्मली ये वही बंदा कर रहा होता है जिसने ये डिजाइन किया होता है, ठीक। वही बंदा मैं कह रहा हूँ, लेकिन बंदे से मेरी मुराद है यार जिस कंपनी ने डिजाइन किया होता है, नॉर्मली वही कंपनी असेंबली प्रोसेस भी डिफाइन करेगी। वही उसी कंपनी ने, नॉर्मली उसी कंपनी में, आज ये वाली कंपनी डिफरेंट भी हो सकती है, कंपनी से मुराद यानी फर्म जो है, जो आप समझ सकते हैं, जैसे नेस्पार्क का नाम आपने सुना होगा, जो हमारे कैंपस की बिल्डिंग्स बना रही है, तो उसी ने इसको डिज़ाइन किया है और वही उसको सुपरवाइज। उसकी वजह ये होती है कि जिसने डिज़ाइन किया होता है उसी को पता होता है कि मैंने क्या एजम्पशंस ली हैं, क्या मैंने कैलकुलेशंस की हुई हैं, तो उसी को ज़्यादा पता होता है कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है। सुपरविजन यानी ये इंश्योर कैसे करना है कि जो डिज़ाइन पेपर पे हुआ है वही बिल्डिंग वही कुछ साइट के ऊपर भी बनने जा रहा है, ठीक। फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं अगर मोटी सी बात करूं कि अगर बीम के साइज या चले कॉलम की बात कर लेता हूं, कॉलम का साइज आपने 20 इंच बाय 20 इंच रखा है, तो क्या वाकई साइट के ऊपर भी 20 इंच बाय 20 इंच बनाया जा रहा है, जो ठेकेदार बना रहा है या कॉन्ट्रैक्टर जिसको हम कहते हैं वो बना रहा है, क्या वाकई उसी साइज का बना रहा है जो उसको आपने स्टील रिइंफोर्समेंट बताई। मसलन अभी तो इस स्टेज के ऊपर आपने वो कंक्रीट डिज़ाइन नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन अगर मैं वैसे अपने बिल्डिंग्स तो देखी हुई हैं, मसलन अगर आपने कॉलम के किसी खास कॉलम की बात कर रहा हूँ, किसी खास कॉलम के अंदर आपने कहा था कि 1 इंच का सर ये स्टील बार होना चाहिए, 1 इंच से बराबर 1 इंच डाया, 1 इंच उसका डाया होना चाहिए, और इतने ग्रेड का होना चाहिए, ग्रेड का 60 ग्रेड 40 ग्रेड, पता नहीं आपने ये वर्ड सुने हुए ये नहीं, यानी जिस यील्ड स्ट्रेंथ जिसको होती है, जिसको आप कहते हैं, उस यानी ये, बल्कि ग्रेड का वर्ड तो शायद आपने वैसे भी सिविल इंजीनियरिंग से हट कर शायद किसी से सुना हो या ना भी सुना हो, तो इट्स ओके। यानी ये इंश्योर करना कि जो चीज़ डिज़ाइन हुई है वही चीज़ साइट के ऊपर बननी है, सुपरविजन में आएगा। और फिर नेक्स्ट जो हम कह रहे हैं, यानी मैं यहाँ इसको मिटा दूँ जो मैंने लिखा है, ऑल्सो ओवर इट्स लाइफ का मतलब ये कि अब वो बिल्डिंग बन तो गई है और लेट्स एज्यूम कि वो उस डिज़ाइन के मुताबिक बन गई है। अब वो बिल्डिंग के अंदर अगर फिर कोई प्रॉब्लम आती है, मसलन कोई क्रैक आता है, तो उस क्रैक को कैसे फिक्स करना है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। सो ये जो डेफिनेशन है ना, ये वाली ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन थी, जिसको मैंने इस तरह से स्प्लिट करके आपको इतनी डिटेल में बताया, क्योंकि ये है पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का स्कोप। ये सारी एक्टिविटीज़ हमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में करनी पड़ती हैं, और ये मैंने आपको बता दिया कि हम जो इस कोर्स में पढ़ने लगे हैं वो इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहाँ पे आता है,
आइडेंटिफाइंग द लोड्स दैट अ स्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस और इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, ये चीज़ हम इस कोर्स में कवर करेंगे। ये इस कोर्स में कवर करेंगे। आगे जाके कुछ और डिज़ाइन के कोर्सेज आप पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है दोबारा से आप इनके उन लोड्स की डिस्कशन थोड़ी सी और कर रहे होंगे, बट दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स जिसमें आप लोड्स के बारे में पढ़ रहे होंगे। ठीक, तो ये पार्ट आपने इस कोर्स में सीखना है। नेक्स्ट, सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, ये हम इसके अंदर नहीं सीखने लगे। ठीक है, या जब डिज़ाइन के कोर्सेज पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे। सेलेक्टिंग द मटेरियल इन डायमेंशंस ऑफ मेंबर्स, ये तो हम नहीं करेंगे इस कोर्स के अंदर, लेकिन इसी का जो एक सब पार्ट है जिसको हम स्ट्रक्चरल एनालिसिस कहते हैं, ये हम इस कोर्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, डिफाइनिंग द असेंबली प्रोसेस, ये इस कोर्स में नहीं पढ़ेंगे आप, ये अगेन बल्कि ये शायद अंडरग्रेड में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जा सकता, लेकिन असेंबली प्रोसेस जब डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो साथ में असेंबली प्रोसेस भी नेचुरली डिफाइन होता जा रहा होता है। ठीक, एंड लास्टली मॉनिटरिंग द स्ट्रक्चर, ये भी इस कोर्स के अंदर हम नहीं पढ़ने जा रहे। ठीक है जी, ऑलराइट। तो ये जो डेफिनेशन है आपको रटनी होगी, समझनी तो ज़ाहिर है, साथ में रटनी भी है इसको, क्योंकि ये डिफाइन करने जा रहा है आपका पूरा जो स्कोप है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। ठीक है, बाय द वे इस 4 इयर्स प्रोग्राम के अंदर जो आप अभी कोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं, ये फर्स्ट वो कोर्स है जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर आप पढ़ने लग रहे हैं, और फिर आप नेक्स्ट 5th सेमेस्टर के अंदर स्ट्रक्चरल एनालिसिस पढ़ेंगे और स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अगेन वो इस पूरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर फिट होने वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, फिर आप स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे 6ठे में, और साथ में प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट 1 पढ़ेंगे। अगेन वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं और उनके अंदर भी आप इनमें से कोई एक काम कर रहे होंगे। फिर आप 7th सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट उठा रहे होंगे, और फिर उसके बाद अगला एक सब्जेक्ट होगा उसी 7th सेमेस्टर के अंदर एक आपका सब्जेक्ट होगा प्लेन एंड रीइंफोर्स्ड कंक्रीट 2। अगेन वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग इसी के अंदर ही वो फॉल करेगा। ठीक, फिर उसके बाद फाइनली एक लास्ट सेमेस्टर में जाके आप सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स। ठीक है, DOS, डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर्स, DOS, वो इस पूरी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का फिर पीक होगा जिसमें आप सारा कुछ पढ़ चुके होंगे और अब आप डिज़ाइनिंग सीख रहे होंगे, हाउ टू डिज़ाइन। तो दिस इज़ हाउ, लेकिन उस ज़ाहिर डिज़ाइनिंग के अंदर फिर आप डिज़ाइनिंग सीख रहे होंगे, उसके अंदर ये आपको नहीं कोई बता रहा होगा कि आपने लोड्स कैसे आइडेंटिफाई करने, वो आप पहले सीख चुके होंगे। ठीक, एंड ऑल दिस स्टफ। ये मैं आपको जस्ट एक तस्वीर मैंने लगाई है, ये कंक्रीट का एक टेस्ट है, आपने किया हुआ ये टेस्ट से कुछ आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल में शायद आपने ये टेस्ट किया हो। फारूक के अलावा किसी को पता है ये क्या कौन सा टेस्ट हो रहा है? यस सर। जी सर स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या पर्पज है इसका? जो कंक्रीट आपने बनाई है वो फ्लोएबल भी है या नहीं? जो आपने फॉर्म वर्क खड़ा कर दिया ना, जो आपने वो जो तख्ते में आपको दिखा रहा था, जो जिसके अंदर कंक्रीट ने जाना है, जिसके बाद उसकी शक्ल बननी है। ठीक, उस फॉर्म वर्क के अंदर जो रीइंफोर्समेंट प्लेस हुई है, वो रीइंफोर्समेंट के बीच में ज़्यादा हो सकता है, अगर वो कंजेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल वो ये जो कंक्रीट है, जिस फ्लूइडिटी का, जिस कंसिस्टेंसी का आपने डिज़ाइन किया था, उसी कंसिस्टेंसी का वाकई बना भी है साइड पे या नहीं। ठीक है, ये उसको टेस्ट करने के लिए स्लम्प टेस्ट किए जा रहे हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ मॉनिटरिंग द स्ट्रक्चर की। ठीक है, जब वो बन रहा है, सुपरविजन की बात कर रहा हूँ। ये टेस्ट किसके सामने होगा? सुपरवाइजर जो होगा, जिस कंपनी ने उस स्ट्रक्चर को सुपरवाइज करना है, उसके ज़ाहिर सुपरवाइजर्स होंगे ना, और उसके नीचे कुछ साफ होगा, उनके सामने ये टेस्ट होना होगा टू इंश्योर दैट व्हाट वाज डिजाइन्ड ऑन पेपर इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन साइट। So next we are going to see structural components. ठीक है, अब एक स्ट्रक्चर, जब पूरा स्ट्रक्चर जो होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर हमने शुरू में बात कर ली थी ना, व्हाट इज अ स्ट्रक्चर, assemblage of components, ऐसे ही है। So we are going to see, Yes, sir. we are going to see some structural components now.
basic building blocks of a structure. Structural components are the basic building blocks of a structure. Structure इन्हीं से बनेगा ना. We also call them structural elements. ठीक है, structural elements. So structural elements, broadly speaking, very broadly speaking, they are of two types: line elements and surface elements. Line elements and surface elements. Now what are these line elements? Line elements ये one dimensional होते हैं. One dimensional क्या मतलब? One dimension bracket में मैंने लिखा है span. One dimension is much larger with respect to the other two dimensions. और वो जो अदर टू डायमेंशंस है, दोज आर द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस. लेट्स गेट अ बेटर व्यू ऑफ दिस. इस बिल्डिंग में इस फिगर के अंदर आपको एक स्टील स्ट्रक्चर नजर आ रहा है जिसके अंदर आपको कुछ उसके कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. ठीक, मैं मेजर कंपोनेंट्स के आपको यहाँ पे नाम ले रहा हूँ. ये नाम अब आपको टर्मिनोलॉजी हम आगे जाके यूज करेंगे. अब आपको ये नाम यहीं से याद होने चाहिए, नहीं अब आपको कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. ठीक, ये इसमें ये कॉलम है. ठीक है, कॉलम. कॉलम का वर्ड तो आपने सुना हुआ है ना, कि नहीं सुना हुआ? जी सुना हुआ है सर, सर. सुना हुआ है सर. ठीक है, कॉलम. ये अगर आपने वर्ड पहले नहीं सुना हुआ तो ये है कॉलम. ठीक है जी. ये जो कॉलम है इसकी जो लेंथ है या हाइट आप कहना चाहे तो हाइट कह लें, ये मच लार्जर है एज कंपेयर टू दिस डायमेंशन और दिस डायमेंशन. डू यू सी? This dimension, which is the length of the column, is much larger than the cross-sectional dimensions of the column. Agree? Yes sir. A column is a line element. ये जो मैं कह रहा हूँ, line elements, one dimensional. What does it mean? Their one dimension is much larger with respect to the other two dimensions. What about this beam? ये beam, ये line element है beam? ये जो बीम नजर आ रहा है, Yes sir. बीम को हम लाइन एलिमेंट क्लासिफाई कर सकते हैं. क्यों? सर इसकी भी वन डायमेंशन जो है वो लार्ज है ना, मच लार्जर तो देन सेक्शन. द अदर टू डायमेंशंस. जो एक डायमेंशन है वो उसकी हाइट होगी या कोई लेंथ होगी, यानी जनरली स्पीकिंग लेंथ कह लें. बीम के केस में उसको स्पैन कहेंगे, हाइट के केस में उसको लेंथ ऑफ द कॉलम कहेंगे, या हाइट ऑफ द कॉलम इफ यू लाइक. ये जो आपको नजर आ रहा है ऊपर, एक तो ये मोटी आपको बीम नजर आ रही है, गर्डर टाइप कोई चीज. गर्डर तो मैं टेक्निकल वर्ड है, बाद में यूज करूंगा. इसको भी आप कहना चाहें तो गर्डर, यस यू कैन कॉल इट अ गर्डर. टेक्निकली भी इसको गर्डर कह सकते हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल अगर मैं लैंग्वेज थोड़ी यूज करूं तो ये इसको गर्डर बोलते हैं ना हम लोग. जी सर. ऊपर आपको नजर आ रहा है ये भी बीम्स हैं. ये जो आपको छोटी बीमें नजर आ रही है, दीज आर आल्सो बीम्स. ठीक है जी. इनको भी हम लाइन एलिमेंट्स कह सकते हैं. Of course sir. यस सर. यस सर. ओके, ये क्या चीजें हैं ये जो जा रही हैं? कोई बता सकता है ये क्या है? ये जो चीज है, ये जो जा रही है, ये आपने पढ़ा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से. जाहिर है अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं. सर ये स्पॉटिंग बीम्स हैं और आपस में इसको जकड़ा हुआ सर इसने जो कॉलम्स हैं. ठीक है, आपने बस नाम इसका जो बताना था मैंने वो नाम ही बस आपको बताना है, बाकी आपको पता है कि इसका पर्पस क्या है. ब्रेसिंग कहते हैं इसको. ठीक है, ब्रेसिंग. इनका पर्पस, इन कॉलम्स की जो आपको हाइट नजर आ रही है ना, अगर इसको हम ये ब्रेसिंग नहीं लगाएंगे, ये ब्रेसिंग है ये दो जगहों पे, आई गेस 3 जगहों पे बल्कि ब्रेसिंग लगी हुई है. ठीक, अगर ये ब्रेसिंग नहीं लगी होगी तो ये कॉलम, आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में पढ़ा हुआ है बकलिंग,
यस जी सर। तो ये जल्दी बकल करेगा, थोड़े लोड पे बकल करेगा, इसकी कैपेसिटी जी यस सर। लोड यस बेयरिंग सर। कम होगी अगर हम इसको ये ब्रेसिंग नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो इस इनका पर्पस सोलिली क्या है, इन कॉलम्स की जो इफेक्टिव लेंथ का वर्ड भी आपने उसी में पढ़ा होगा, ठीक है, मैकेनिक्स एंड मटेरियल में, उसकी इसकी इफेक्टिव लेंथ को रिड्यूस करने के लिए। ठीक, बाकी आप उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा जो आपने पढ़ा हुआ मैकेनिक्स एंड मटेरियल। ठीक, लेकिन मैं आपको नाम बताना चाह, अभी जो ब्रेसिंग है ये भी, ये कौन सा एलिमेंट, इसको लाइन एलिमेंट कह सकते हैं। यस सर दिस इज ऑल्सो अ लाइन एलिमेंट। ठीक है जी। सर जी, सर पर्लिन पर्लिन और ब्रेसिंग में क्या फर्क होता है? पर्लिन और ब्रेसिंग में क्या फर्क होता है? ऑल राइट, पर्लिन का आपको पता चल चुका है। हाँ, सर एक जगह पढ़ा था मैंने पर्लिन। ओके। आपने अभी क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको क्वेश्चन के जवाब में कुछ आगे जा रहा हूँ, क्योंकि उसका जवाब आगे आना था, लेकिन आगे आना तो नहीं था, मैंने बात तो ये नहीं करनी थी, लेकिन आपने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरे पास कोई फिगर पड़ी हो तो। नहीं है भाई, मेरे पास वो फिगर नहीं है जिसमें मैं पर्लिन्स दिखा सकूं आपको। लेकिन पर्लिन्स आर द बीम्स। ठीक है, पर्लिन बीम्स होते हैं, सम टाइप्स ऑफ बीम्स। ठीक है, इनको इनको पर्लिन्स बोलते नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ये जो बीम्स काम कर रहे हैं ना, ये वाले, दे आर डूइंग व्हाट पर्लिन्स आर सपोज टू डू। लेकिन पर्लिन्स का वर्ड हम यूज करते हैं जहां हमने ट्रस यूज करनी हो। जैसे अगर ये आपको बीम नजर आ रही है ना, ये जो बड़ा सा यस आपको सर। नजर आ रहा है, इसकी जगह पे अगर यहाँ यस पे सर। कोई ट्रस बना हो, ट्रस ट्रस पता नहीं ट्रस बना होता है या बनी होती है, लेकिन अगर ट्रस हो यहाँ पे, तो उस ट्रस के ऊपर जो ये चीज पड़ी होगी ना, फिर उसको पर्लिन बोलेंगे। यही काम करेगी जो यहाँ पे बीम कर रहा है। ओके सर। यानी अभी ये बिल्डिंग अभी बन रही है। ठीक है, अभी बिल्डिंग कंप्लीट बनी नहीं है। ये बिल्डिंग जो आपको नजर आ रही है, इसके अब ऊपर अभी अभी असेंबली प्रोसेस। अगला स्टेप क्या होना है इसके अंदर, यहाँ पे एक चादर आएगी ना स्टील की, जिस जो कि स्लैब की तरह की एक चीज होगी। यानी जाहिर है इसको अभी इस वक्त तो ये आप जाहिर है इसको यूज नहीं कर सकते ना, ऊपर से बारिश भी आनी है, धूप भी आनी है, सारा कुछ आना है ना। अभी तो ये बिल्डिंग इनकम्प्लीट है ना, तो इसके ऊपर चादर भी पड़नी है ना। वो चादर अब कहाँ पर आएगी, ये जो आपको बारीक जो बीम्स नजर आ रही हैं, छोटी जो बीम्स हैं रनिंग इन दिस डायरेक्शन, इनके ऊपर वो चादर आनी है ना। यस सर। अभी तक मैं सिर्फ मैं इसको चादर, स्टील की चादर कह रहा हूँ, लेकिन मैं बाय यानी जाते हुए ये टर्म भी आपको बता देता हूँ। उस चादर के लिए अगर तो है, आमतौर पे वो चादर है ना, दैट इज अ corrugated sheet। ठीक है, उसका अगर मैं क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं तो कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है। ठीक है, उसमें ये कॉरोगेशंस होती है ना, इसको कॉरोगेशन बोलते हैं, जो ये वाली ये जो टेढ़ापन इसके अंदर है। ठीक, कंपेयर टू दिस स्ट्रेट के बजाय जब इस तरह की हो तो अब इसको कॉरोगेटेड शीट बोलते हैं। ठीक, ये जब भी आप सीखते जाएं, अगर ये कॉरोगेटेड शीट इसके ऊपर प्लेस्ड हो, ठीक है, अब ये मैंने उसका एक व्यू ड्रॉ किया है, लेकिन जाहिर आप समझ सकते हैं ये पूरी शीट आएगी इसके ऊपर। तो अगर ये यहाँ पे इस बीम की जगह पे ट्रस होती तो हम ये जो बीम है इनको पर्लिन्स कह सकते थे, लेकिन अभी हम इसको पर्लिन नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी इसको एक और नाम दिया जाता है, वो नाम चले मैं आपको बाद में, चलो लिख लेते हैं यार, अब क्या हर्ज है। इसके अंदर ये जो बीम है ना, छोटी वाली, दिस इज कॉल्ड फ्लोर बीम। फ्लोर बीम, ठीक है। और ये जो आपको बड़ी वाली बीम नजर आ रही है, जो कि इन छोटी बीम को, ये छोटी जो बीम है ये इस अपना लोड कहाँ लगाएंगी, इस गर्डर को ट्रांसफर करेंगी ना। ये गर्डर सपोर्ट कर रहा है इन छोटी बीमों को, यानी ये बड़ी बीम जो है इन छोटी बीमों को सपोर्ट कर रहा है ना।
यस सर। तो ये जो बड़ी वाली बीम है जो कि छोटी बीमों को सपोर्ट कर रहा है, दिस इज कॉल्ड गर्डर। वही जो मैं आपको बात शुरू में कर रहा था कि इसका आम जुबान में भी हम इसको गर्डर बोलते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज में भी हम आम तौर पे अगर इस तरह से यूज हो जिस तरह आपको अभी नजर आ रहा है, इस तरह के यूज का मतलब है when it is supporting other beams, then you call this beam a girder. So a girder is a beam which supports other beams, and those other beams are called floor beams. Clear? यस सर। All right. अच्छा, आप सॉरी ये पूछ रहे थे ना कि इसको क्या पर्लिन और ब्रेसिंग में क्या फर्क है? तो ये बीम है, इसके ऊपर जो लोड लगेगा वो इसके यहाँ पे ऐसे करके लोड होगा ये, ठीक। हर बीम कुछ ना कुछ लोड वो ऊपर से ले रहा होगा। वो कैसे करना है ये आपको अगले लेक्चर्स में मैंने बताना है, ठीक। कितना लोड इसके ऊपर आएगा ये मैंने आपको अगले लेक्चर्स में बताना है। लोड्स के टॉपिक्स में एक दो लेक्चर जो हमारे होंगे। इसका पर्पस है, यानी ये एक बीम होगा जिसके ऊपर लोड लग रहे होंगे, और ये जो है ये बीम नहीं है, इसके ऊपर जो लोड लगने हैं वो और तरह के लोड है। इसके ऊपर लोड कौन सा लगना है? अगर ये कॉलम ऐसे बकल होना चाहेगा इस तरह से, तो बेसिकली इस मेंबर को, इस ब्रेसिंग को इस तरह से दबा रहा होगा ना। यस सर। ऐसे ही है। तो इसके ऊपर कंप्रेशन लोड आ सकता है, या अगर ये कॉलम अदर वे राउंड इस तरह से बकल होना चाहेगा तो फिर ये इस मेंबर के ऊपर कौन सी लोड, किस तरह का लोड लगा रहा होगा? टेंशन। सो ये जो ब्रेसिंग है, these are subjected to either a tension load or a compression load, like a truss member. This is not a truss member, but just like a truss member is either subjected to a tension load or a compression load, these bracings are also subjected either to a tensile load or a compressive load. Whereas यानी ये tension member होगा या compression member होगा, और वो जो purlins हैं या इस केस में floor beams हैं, those are beams and those need to be designed for the bending loads, for the bending moments and shear forces, ठीक है। we will discuss these things later on। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ लाइन एलिमेंट्स की, ठीक। मैंने आपको पिछली एग्जांपल के अंदर कुछ लाइन एलिमेंट्स बताए, यहाँ पे आप लाइन एलिमेंट्स कुछ हाईलाइट कर सकते हैं। इसका क्या नाम मैंने बताया था आपको? आर्च, ठीक है। इसी के बैक पे जो नजर आ रहा है ये भी आर्च है, ठीक है। आर्च सिंपली एक कर्व्ड मेंबर को कहते हैं, ठीक। यानी अगर आप बीम हो, एक चीज बीम हो सकती थी अगर ये स्ट्रेट होता, ऐसे करके अगर ये होता, लेकिन अगर वो उसमें कर्वेचर हम डाल दें, देन यू कॉल इट अ कर्व्ड बीम, और उस कर्व्ड बीम को हम आर्च बोलते हैं। कर्व्ड मेंबर का वर्ड हम कह सकते हैं, कर्व्ड मेंबर। एक्सक्यूज मी। ये आर्च है, ठीक है। तो आर्च भी क्या होगा? लाइन एलिमेंट। एग्री? इसकी ये वाली डायमेंशन जो मैंने अभी रेड में ड्रॉ कर दी है, दिस इज मच लार्जर देन द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। एग्री? यस सर। ये जो आपको नजर आ रहे हैं, बाय द वे ये क्यों लगाने पड़ रहे हैं, अभी नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, इसकी जरूरत क्यों आ रही है? ये आर्च ब्रिज है ना। गाड़ी कहाँ पे गाड़ियां कहाँ पे गुजरेंगी? यहाँ पे सर डेक से। डेक के ऊपर, ठीक है। ये फरूख बात कर रहे हैं आप? फरूख नहीं बोल रहे? यस यस सर। so Farooq knows a lot of technical terminologies क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी एक टेक का कोर्स किया हुआ है,
बट फॉर द रेस्ट ऑफ द यू गाइज जिन्होंने अभी नहीं ये चीज़ें पढ़ी, लेकिन ऑफ कोर्स यू विल बी लर्निंग देम एज वी गो हेड, बट ये जो ब्रिज के अंदर स्लैब होती है ना, जिसके ऊपर आप ऑलमोस्ट आप कह लें कि जिसके ऊपर आपकी गाड़ी चलनी होती है, वो जो स्लैब है ना, दैट इज कॉल्ड डेक। ठीक है, ब्रिज में उसी स्लैब का बस नाम हम डेक यूज करते हैं, होती वो भी एक स्लैब ही है। ठीक है, जो जिस तरह आपने बताया ना कि हम उसको घरों में जो हम छत डालते हैं तो लेंटर बोलते हैं, तो इस तरह से यही लेंटर जो अगर हम जब ब्रिज में डाल रहे हो तो उसका नाम बदल जाता है, बस सादा अल्फाज में डेक। मैं उसकी स्पेलिंग भी आपको अभी आगे आके ये वर्ड शायद मैंने, लेकिन ये डेक अब यहाँ पे सही तरह से नज़र तो नहीं आ रहा, ये स्पेलिंग में लिख रहा हूँ आपके सामने बस। बहरहाल मैं अभी उसकी तरफ नहीं आना चाह रहा था, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा था कि वो गाड़ियाँ तो यहाँ से गुजरेगी ना, ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी, तो लोड हमने फाइनली ग्राउंड को ट्रांसफर करना है, तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? वो डेक को सपोर्ट, डेक को बेसिकली नीचे यहाँ पे तो अभी क्लियर तो नजर नहीं आ रहा है, लेकिन डेक के नीचे भी कोई ना कोई मेंबर्स होंगे जो कि आपको इस फिगर में तो नजर नहीं आ रहे हैं, थोड़े बहुत शायद आपको नजर आ सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी बीम आपको नजर आ रही है, कुछ यहाँ पे भी बीम्स होंगी, जो कि फाइनली हमने ये मेंबर लगाए, ये कनेक्टर एलिमेंट है। ठीक है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दीज आर द कनेक्टर एलिमेंट्स। you can call them columns if you like, they are compression members of course, but these are the connector elements. They are responsible for transferring the load from this upper part of the, should I say, अगर मैं पूरे को, डेक तो खाली एक पार्ट बन जाएगा ना, अगर पूरे को मैं अपर पार्ट कहूँ तो इस अपर पार्ट से लोड ट्रांसफर करना है इस आर्च को। ठीक है, ये लोड ट्रांसफर का हमारा अलग से लोड्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे, लोड ट्रांसफर, लोड पाथ क्या चीज़ होती है, लोड ट्रेसिंग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ ये चीज़ें कि ये चीज़ें कैसे अपना लोड फाइनली ग्राउंड को ट्रांसफ़र करती हैं। ज़ाहिर है फिर अब ये कनेक्टेड एलिमेंट्स फाइनली अपना लोड आर्च के ऊपर डाल रहे होंगे। ठीक है, अब आर्च लोड अपना इन जगहों के थ्रू, जिसको हम ब्रिज अबटमेंट्स बोलते हैं, इनके थ्रू ये लोड फाइनली ट्रांसफ़र करेगा। कुछ वर्टिकली भी ट्रांसफ़र कर रहा होगा, कुछ हॉरिजॉन्टली भी ट्रांसफ़र कर रहा होगा। वी विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन। मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे ये बताना था कि आइडेंटिफाई लाइन एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब इस मैं आपसे डेफिनेशन नहीं याद करवाना चाह रहा, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आप आइडेंटिफाई कर सकें। मसलन मैं आपको क्विज में तस्वीर दे दूँ, आई कैन आस्क यू आइडेंटिफाई ऑल लाइन एलिमेंट्स। ठीक है, ये क्या है? सर ब्रिज है। ब्रिज है, ऑफ कोर्स ब्रिज है। गुड, आपको ये तो पता है कि ब्रिज है, बट देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर दिस ब्रिज। हैव यू एवर हर्ड ऑफ दैट नेम? सर वायर हैंगिंग ब्रिज इसको कहते हैं सर। सस्पेंशन ब्रिज सर। सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज। ठीक है, पाकिस्तान में तो और तो कम है, लेकिन कश्मीर में कुछ जगहों पे अगर आप जाएं तो वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे ये सस्पेंशन ब्रिजेस, या और जो बाकी नॉर्दर्न एरियाज में भी कुछ आपको नज़र आ जाएंगे सस्पेंशन ब्रिजेस। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज अभी पूरा जो ज़ाहिर ब्रिज कह लें या सस्पेंशन ब्रिज, तो फर्दर बता रहे हैं ना कि ये सस्पेंडेड ब्रिज है बेसिकली। सस्पेंडेड किस तरह से है? अब यहाँ पे गाड़ियाँ यहाँ जा रही हैं नीचे, ऐसे ही है, और सपोर्ट जो हमने किया है वो जैसे दिस इज जस्ट अपोजिट टू दिस फिगर। ठीक है, यहाँ पे गाड़ियां ऊपर जा रही थी और इन कनेक्टेड एलिमेंट्स के अंदर कंप्रेसिव फोर्सेस आ रही थी और कंप्रेशन के थ्रू ये अपना लोड आर्च को ट्रांसफर कर रही थी। एग्री? और यस के जहां पे लोड आपका लटक रहा है यहाँ पे नीचे, एंड दिस इज व्हाई यू कॉल इट सस्पेंशन ब्रिज, और उस लटके हुए लोड को आप इन रॉड्स के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं टू मेंबर। इस मेंबर का क्या नाम है? कनेक्टर। ये तो कनेक्टर तो वर्टिकल है ना, ये जो जा रहे हैं जी कनेक्टर्स, तो अभी जो मैंने मिटा दिए ये कनेक्टर्स थे,
ये जो जा रहा है ये क्या चीज है, इसका क्या नाम है, ये आपने पढ़ना शुरू भी कर दिया है डॉक्टर शुएब साहब के साथ। तो ये एलिमेंट ऐसे केबल सुना है वर्ड? यस जाहिर है वैसे तो बहुत दफा बाहर तो बहुत सुना है, मैं अभी एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ। या तो सुना होगा या नहीं सुना होगा, बोल दो। जी सर सुना है। सुना है, जी सर। एनालिसिस भी पढ़ ली है। सारा कुछ स्टार्ट ही किया। स्टार्ट कर लिया, मतलब ऑफ कोर्स नाम तो चलो फिर इसका मतलब सुन ही लिया ना। तो ये केबल्स हैं, दिस केबल्स आर आल्सो लाइन एलिमेंट्स, मैंने ये बताना था। तो ये बहरहाल ये उस पिछले आर्च जो मैंने आपको दिखाई थी उसका बिल्कुल अपोजिट है ये, ठीक है। यस इस आर्च के अंदर मेन फोर्सेस आर कंप्रेशन फोर्सेस, ठीक है, और इसके अंदर मेजर मेन फोर्सेस या ऑलमोस्ट 100% ऑफ द फोर्सेस इज इन द केबल इज आर द टेंसाइल फोर्सेस। जाहिर है ये टेंसाइल के अलावा कोई लोड ले ही नहीं सकता ना। आप इस केबल को दबाएंगे तो ये बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लोड के ऊपर बकल हो जाएगा, कैन नॉट टेक कंप्रेसिव लोड। और इसी वजह से ये बीम भी नहीं बन सकता ना। बीम में भी एक तरफ कंप्रेशन एक तरफ टेंशन होती है ना, तो ये टेंशन में तो काम कर सकते हैं बट इट कैनॉट वर्क इन कंप्रेशन। सो इट कैनॉट एक्ट एज अ बीम, इट कैनॉट एक्ट एज अ कंप्रेशन मेंबर, ऑल इट कैन डू इज एक्ट एज अ टेंशन मेंबर, ठीक है। ये कहते हैं मुझे खींचने में जितना मर्जी खींच लो, जितना मर्जी तो नहीं, लेकिन खींचने में मैं ठीक हूँ, खींचे जा सकते हैं मुझे, लेकिन मुझे दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। ऑलराइट, Yes, sir. अब इसको कंप्लीट कर देता हूँ कि जो मैं आपको लोड पाथ बता रहा था नीचे। अच्छा, कुछ आपको ये भी एक चीज नजर आ रही है, ये भी आपने पढ़ ली है, ये क्या है जिसका भी नाम भी हमने ले रहे थे, ये क्या चीज है ये जो आपको नजर आ रहा है, ये क्या है? ट्रस। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ट्रस क्या काम करते हैं या किस, इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता था, यहां पे बड़ा सारा गर्डर बन जाए, बहुत हैवी किस्म का, बहुत हैवी, ठीक है। तो उस बहुत हैवी गर्डर की जगह पे ये ट्रस है, जो काम उस गर्डर ने करना था, ठीक है। सो ट्रसेस आर बेसिकली अल्टरनेटिव्स टू हैवी काइंड ऑफ बीम, जहां पे अगर हम बीम यहाँ पे डालना चाहते तो ये बीम बहुत हैवी हो जाती, जो कि अनइकोनॉमिकल होती, और उसकी असेंबलेज भी बड़ी मुश्किल से होती। इतना लंबा तो गर्डर भी नहीं मिलेगा ना, स्पेशल बनवाना पड़ेगा ऑर्डर पे, इतना लंबा स्पैन का फैक्ट्री से स्पेशल बनवाना पड़ेगा ना। तो ट्रस में चूंकि मेंबर्स छोटे छोटे जो कि आराम से हम फैक्ट्री से बनवा सकते हैं, और उनको ऑन साइट भी हम फैब्रिकेट कर सकते हैं, फैब्रिकेट से मराद है उनको जोड़ के ये ट्रस बनाए जा सकते हैं, ठीक है। सो ट्रसेस आर यूज्ड फॉर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, ठीक है। और ये जो केबल्स हैं दीज आर आल्सो, ये जो सस्पेंशन ब्रिजेस हैं ये भी फॉर लॉन्ग स्पैन ब्रिजेस, ठीक है। यू सी दिस इज अ क्वाइट अ लॉन्ग स्पैन, तो आप समझते हैं ना। ये जो हमारा वर्टिकल सपोर्ट्स हैं ये वाले और ये वाले, जो कि जिसको अभी तक हम कॉलम्स कहते आ रहे हैं, बहरहाल इसको फिलहाल कॉलम ही कहते हैं आप। इन कॉलम के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये स्पैन है। लॉन्ग स्पैन्स के लिए यूज दिस केबल सस्पेंशन ब्रिजेस। और खैर अब ये सस्पेंशन ये अकेला, ये तो ठीक है, लोड फाइनली हमारा ये जो लोड है ये केबल आ रहा है, और केबल जो है वो कनेक्टेड है इसके साथ, और वो इस मेंबर को लोड ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। और ये ज़ाहिर है इसके नीचे फिर आगे से फुटिंग बनी हुई है, जो कि इस तस्वीर में नज़र नहीं आ रही है। एनीवेज, मैं ये चाह रहा हूँ इस पूरे लेक्चर का मेरा पर्पस ये, आई वांट टू फेमिलियराइज विद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड हाउ वी एक्चुअली ट्रांसफर द लोड
फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑन टू द ग्राउंड. फाइनली हर बिल्डिंग, हर स्ट्रक्चर, बल्कि उसका फाइनली लोड ग्राउंड को ट्रांसफर होना होता है. स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए द इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि वो फाइनली कैसे ट्रांसफर होना है टू द ग्राउंड. ऑलराइट, next are the surface elements. Surface elements में these are plate like element. ठीक है, इनकी एक डायमेंशन यानी जो कि थिकनेस होती है is small, or should I say much smaller in comparison to the other two dimensions. और वो जो other two dimensions है वो इसके दो spans होते हैं, shorter and longer. ठीक हो गया. सो इस केस में यहां तो था ना कि एक डायमेंशन बहुत बड़ी है दूसरी दो डायमेंशंस के मुकाबले में जो कि क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन थी, और यहां पे एक डायमेंशन बहुत छोटी है कंपेयर टू द अदर टू डायमेंशंस. लेट्स लुक एट एन एग्जांपल. इसके अंदर कोई प्लेट एलिमेंट बता सकता है कहां पर है प्लेट एलिमेंट? इस तस्वीर में प्लेट एलिमेंट कह रहा हूं यानी एलिमेंट slab in this example is a surface element. क्यों? इसकी ये dimension which is thickness is much smaller compared to the other two dimensions which are its longer and shorter spans. ठीक है जी? Clear? Yes, sir. Let's look at an. इसमें कहाँ है surface element? Sir, sheet for the view. जो corrugated sheet नजर आ रही है, this is surface element in this case. इसकी ये वाली dimension much smaller है compared to this dimension and this dimension. ठीक है, and that's why you call it a surface element. ये corrugated sheet है, ये मैं बात कर रहा था, ये जो corrugations आपको नजर आ रही हैं. ठीक, अगर ये corrugations ना हो तो ये इसकी bending stiffness कम होगी. इसकी bending stiffness को improve करने के लिए corrugations इसमें ऐड कर ली जाती हैं. ठीक है, और इसकी थिकनेस के बारे में आपने वर्ड सुना होगा. इसकी बेसिकली हम थिकनेस की बात नहीं करते. स्टील, ये जो गेज स्टील आपको जो corrugated sheet जो नजर आ रही है, इसकी थिकनेस के बजाय इसके लिए टर्म यूज होती है गेज. आपने ये कभी अगर ये ट्रंक या इस तरह की कोई चीज़ बनवाई हो कभी, तो वो जो शॉप वाले होते हैं ना, वो आपको गेज बोलते हैं, 22 गेज, 24 गेज वगैरह वगैरह. सुना हुआ है ना? Yes, sir. Yes, sir. इसकी थिकनेस, वो जो गेज है वो बेसिकली इट करस्पॉन्ड्स टू सर्टेन थिकनेस, यानी कोई थिकनेस होती है जिसको गेज यानी और ये भी आपको पता है कि बड़ी, अगर 24 गेज की बात करें और 22 गेज की बात करें तो इनमें कौन सी थिकर होगी? सर 22 गेज की बड़ी है. 22 गेज वाली थिकर होगी. ठीक है, सो ये अब आगे जो अगला सेमेस्टर में स्टील स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे वहां पे ये डिटेल दोबारा से आप पढ़ लेंगे. ठीक है, राइट नाउ वी नीड टू know these things because we will be analyzing these structures, so we need to know the terminologies at least. डिज़ाइन हम नहीं करेंगे, डिज़ाइन आप स्टील स्ट्रक्चर्स में करेंगे इनको, बट एनालिसिस ऑफ कोर्स वी नीड टू स्टार्ट इट इन दिस कोर्स, स्ट्रक्चरल एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस. यहाँ पे कहाँ पर है भाई सरफेस एलिमेंट? Deck है सर. डेक. अब आपको डेक क्लियर हो गया? डेक क्या होता है? Yes, sir. So deck is this slab, surface element in a bridge. अच्छा, और इसमें टर्मिनोलॉजी देखते जाइएगा काइंडली. अब ये है जरा गाड़ियां इसमें कहाँ चलनी है? यहाँ पे ऐसे ही है डेक के ऊपर. Yes, sir. वो डेक के ऊपर गाड़ी चलेंगी. डेक का लोड, वो डेक उन लोड्स को कहाँ ट्रांसफर करेगा?
ये जो आपको बीम नजर आ रही है, ये वाली बीम जो ग्रीन में आपको नजर आ रही है, ये जो इसको मैं अभी ट्रेवर्स कर रहा हूं, ये वाली बीम्स, इन बीम्स को ट्रांसफर करेगा ना। यस सर। इन ये जो बीम्स होती है, ये टर्मिनोलॉजी अब आप सीखते जाइएगा। इन जो बीम एक ब्रिज में, अब ब्रिज की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है भाई, इसमें हम स्लैब नहीं कहेंगे, इसको डेक बोलेंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन बीम्स हैं, दे आर कॉल्ड स्ट्रिंगर्स। स्ट्रिंगर्स कौन से बीम होते हैं? पैरेलल टू ट्रैफिक, ट्रैफिक फ्लो की जो पैरेलल बीम्स हैं उनको हम बोलते हैं स्ट्रिंगर्स। ये जो वर्ड आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, थोड़ा नीचे है, मैं ऊपर स्ट्रिंगर्स। ठीक हो गया, क्लियर हो गया स्ट्रिंगर्स। सो डेक से लोड आया स्ट्रिंगर्स के ऊपर, और वो स्ट्रिंगर्स लोड ट्रांसफर करेंगे इन ये जो ब्लू बीम्स हैं इनके ऊपर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। ये जो ब्लू में आपको बीम्स नजर आ रही है, स्ट्रिंगर्स अपना लोड इन बीम्स को ट्रांसफर करेंगे। दीज बीम्स आर कॉल्ड फ्लोर बीम, ठीक है, फ्लोर बीम्स। ये उस तरह उन बीम से उन बीम्स के परपेंडिकुलर है, स्ट्रिंगर्स के परपेंडिकुलर जो बीम्स हैं विच आर सपोर्टिंग दीज इन स्ट्रिंगर्स, दीज आर द स्मॉलेस्ट बीम्स इन अ ब्रिज, और ये पैरेलल टू द ट्रैफिक होते हैं। दो प्रॉपर्टीज होंगी इनकी, स्मॉलेस्ट इन साइज एंड पैरेलल टू द ट्रैफिक। उनके परपेंडिकुलर वी विल हैव फ्लोर बीम्स, ठीक है जी, फ्लोर बीम्स। और फ्लोर बीम्स अपना लोड कहां ट्रांसफर करेंगी, अब ये आपने बताना है। फ्लोर बीम्स अपना लोड कहां ट्रांसफर करेंगी, इस फिगर में बताओ। सर अगर कॉलम होगा तो कॉलम पे करेगी, अगर सर ट्रस है तो ट्रस के ऊपर से करेगी, ट्रस से फिर आगे फर्दर जो उसका सुपर स्ट्रक्चर है उसको करेगी। ये खुद ही तो सुपर स्ट्रक्चर है, नीचे से तो सब स्ट्रक्चर होगा। अच्छा, मैं बिकॉज फर्क इज वन ऑफ आवर स्पेशल स्टूडेंट्स, तो मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए अगर बात करूं, अगर हमें कॉलम्स देने हो, ज़ाहिर एक ब्रिज है ना, और ब्रिज आमतौर पे वाटरवेज या किसी ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर बनाए जाते हैं ना, जहाँ से आप अदरवाइज नहीं गुजर सकेंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल ये एक वाटरवे के ऊपर, किसी दरिया या किसी कैनाल के ऊपर बनाई गई ये ब्रिज है, उसका आपको कुछ पार्ट दिखाया गया है, तो अगर हम कॉलम देना चाहें तो हर फ्लोर बीम के नीचे अगर कॉलम देंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो जाएंगे ना। यस सर। तो जाहिर है ये तो फिजिबल नहीं है कि हम यहाँ से शुरू होके यहाँ पर भी एक कॉलम दें, फिर यहाँ पे ये तो बहुत ज़्यादा कॉलम्स हो जाएंगे। और यहाँ पे तो कागज़ के ऊपर तो हम एक लाइन लगा के कॉलम बना लेते हैं ना, लेकिन जाहिर है जब ये पानी के अंदर, जाहिर है पानी तो खैर उसके लिए डाइवर्जन बना के हम जाहिर है कंस्ट्रक्शन करने के लिए तो वहाँ पे पानी वहाँ से उसको डाइवर्ट करके गुजारेंगे ना, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे करनी है। लेकिन एनीवेज ब्रिज के अंदर कॉलम, बाय द वे ब्रिज के अंदर जो कॉलम है उसको हम कॉलम नहीं कहते, ब्रिज की अपनी टर्मिनोलॉजी में आपको पहले कह रहे थे, ठीक है। इसको हम कहेंगे, अगर कॉलम होता, ठीक है, कॉलम होता नहीं है लेकिन अगर होता उसको हम कहते पियर, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी जब आपने सीखनी है, पियर कहते हैं उसको अगर यहाँ पे कॉलम होता, ठीक है। ब्रिज में जो कॉलम है, बस कॉलम का वर्ड ब्रिज में हम यूज ही नहीं करते, हम उसको पियर बोलते हैं। दीज आर मैसिव कॉलम्स, ठीक है। जाहिर है ब्रिज में लोड ज़्यादा होता है तो ट्रैफिक गुजरनी होती है और बेशुमार टाइप की ट्रैफिक होती है, तो दीज आर द मैसिव कॉलम्स। तो इनकी टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, पियर्स हम कहेंगे। लेकिन इसमें इतने ज़्यादा पियर्स बनाने के बजाय व्हाट वी डू इज़ कि उससे पहले हमें ये यहाँ इस केस में हमने ट्रस बना दिया है, ऐसे ही है, ट्रस लगा दिया है। तो ये अब फ्लोर बीम्स अपना लोड किसको ट्रांसफर करेंगी, ट्रस को। आपने ट्रस के अंदर एक assumption पढ़ी होगी एनालिसिस में कि
अगर मैं इसको बना सकूं यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर मैं बना सकूं इसको इस तरह, तो आपने अजम्पशन पढ़ी है ट्रसेस में कि ट्रस में लोड्स हमेशा जॉइंट्स पे लगता है, पढ़ी है ये अजम्पशन? यस यस सर। सर। तो इस बात को कैसे इंश्योर किया गया है, इस आपको जो तस्वीर नजर आ रही है उसमें इस बात को कैसे इंश्योर किया गया है कि द लोड इज अप्लाइड ऑलवेज ओनली टू द जॉइंट? सर जो आपने लोड अप्लाई किया वो जॉइंट्स पर नजर, मतलब वो सर श्योर है जॉइंट्स के ऊपर है। अगर मैं अपना ये जो फ्लोर बीम है, एक फ्लोर बीम अगर मैं और ऐड कर दूं फॉर एग्जांपल, और वो फ्लोर बीम मैं यहां पे लगाऊं, यानी यहां पे जब लगाऊंगा तो वो कहां कहां कनेक्ट होगा? ये जो आपको मेंबर नजर आ रहा है इस मेंबर के यहां पे कनेक्ट होगा ये, और उसी तरह अपोजिट जो मेंबर है उसके यहां दरमियान में कनेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ये ऐड कर दूं फ्लोर बीम तो ये मेरी अजम्पशन वैलिड रहेगी? नो सर। क्यों? सर जो ट्रस्ट है वो उसको इसका लोड जो है वो कोई मेंबर भी उठा नहीं रहा है ट्रस्ट का। सॉरी, क्या आपने बोला? सर क्योंकि इसका जो लोड ये जो कैरी करेगा सर वो किसी भी मेंबर के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा ट्रस्ट के, इस जॉइंट मेंबर पे के लग साथ नहीं कनेक्ट रहा। कर दिया ना, ये जो मेंबर जा रहा है ये वाला, इस मेंबर के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया ना यहाँ पे। अगर मैं इस राइट वाले, राइट से मराद ये वाले इस साइड के ट्रस की बात करूं, तो इसके इस मेंबर के साथ मैंने जोड़ दिया ना, तो इसमें क्या वो assumption आपकी वैलिड रहेगी that the loads are applied only to the joints? या हाँ बोल दो या ना बोल दो, या बोल दो कोई पता नहीं चल रहा आप क्या कह रहे हैं, कुछ बोल दो। सर नो, क्योंकि वो लोड मेंबर पे अप्लाई हो रहा है। मेंबर के स्पैन पे, मेंबर की लेंथ पे अप्लाई हो रहा है, यानी यहां पे अप्लाई हो जाएगा, इस मेंबर के सेंटर में करके अप्लाई हो जाएगा। और ये यहां पे अगर अप्लाई होगा तो ये जॉइंट तो नहीं है ना? अच्छा, मैंने ट्रस वैसे पूरी नहीं बनाई थी, मैं आपको ये भी बना देता हूं, ठीक है? एग्री? तो ये कैसे इंश्योर किया गया है कि सिर्फ जॉइंट्स पे लोड लगे? बाय कनेक्टिंग द फ्लोर बीम्स ओनली एट जॉइंट्स ऑफ द ट्रसेस। सिर्फ ट्रस की जहां पे जॉइंट है वहां पे उसके साथ फ्लोर बीम कनेक्ट करके हमने प्रैक्टिकली इस अजम्पशन को सेटिस्फाई किया है, ठीक है? तो मतलब सिर्फ ये नहीं कि अब ये जो लोड्स मैंने यहां पे शो किए हैं, ये लोड्स ये कहां से आ रहे हैं? ये लोड्स अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए, ये कहां से आ रहे हैं? ये जो लोड्स में शो कर रहा हूं ये वाले, मतलब कौन सी चीज ये लोड अप्लाई कर रही है? मैंने बहुत दफा नाम भी ले लिया, फ्लोर बीम सर। फ्लोर बीम्स। तो फ्लोर बीम्स और स्ट्रिंगर्स ये दोनों कौन से एलिमेंट्स हैं? किस? लाइन लाइन एलिमेंट्स। एलिमेंट। और इस ट्रस का हर मेंबर ये भी क्या है? लाइन लाइन एलिमेंट। उसके अलावा और जो चीजें आपको नजर आ रही हैं वो क्या है इस पूरे के ब्रिज के अंदर?
ठीक है, तो ये ब्रेसिंग नजर आ रही है, क्रॉस ब्रेसिंग, ताकि अगर लिटरली जो लोड लगेगा सॉरी, जो लेटरल लोड लगेगा यानी लेटरल स्टेबिलिटी देने के लिए ट्रस को, ठीक है, इन ब्रेसिंग्स के थ्रू, ठीक है। और ये जो ब्लैक में आपको नजर आ रहे हैं एलिमेंट्स, जिनको स्ट्रट्स का वर्ड बोला गया है, ये भी बेसिकली टाइप्स ऑफ ब्रेसिंग है, लेकिन एक हमारे पास क्रॉस ब्रेसिंग है और एक ये आपको पोर्टल स्ट्रट, जिसको पोर्टल स्ट्रट का मतलब कि स्ट्रेट एक ब्रेसिंग एलिमेंट, ठीक है, कनेक्टिंग जॉइंट टू जॉइंट। सो देयर आर स्ट्रट्स एंड देयर आर क्रॉस ब्रेसिंग्स, ठीक है जी, जिसको लेटरल ब्रेसिंग कहा गया है। फिर कुछ और इसमें ब्रेसिंग ऐड की गई है, वो किसी ब्रिज में हो सकते हो, किसी में ना हो, एंड दोज आर दी स्वे ब्रेसिंग। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले, यानी लेटरल जो ब्रेसिंग है ना वो इस प्लेन के अंदर है, टॉप जो प्लेन नजर आ रहा है आपको इसके अंदर कंटेन्ड है, स्ट्रट्स भी इसी के अंदर कंटेन्ड है। जो ये जो आपको ग्रीन में ब्रेसिंग नजर आ रही है ना, जिसको स्वे ब्रेसिंग कहा गया है, ये वर्टिकल प्लेन में कंटेन्ड है, ये इस तरह और इस तरह जा रहे हैं, सॉरी, ठीक है। इनका पर्पस क्या है कि ये जो कुछ इसमें कंप्रेशन मेंबर्स होंगे, उन कंप्रेशन मेंबर्स को स्टेबिलिटी देने के लिए, जैसे मैंने पहले एक बिल्डिंग के अंदर आपको कॉलम्स के लिए ब्रेसिंग दिखाई थी जो उसकी इफेक्टिव लेंथ को रिड्यूस कर रही थी, तो ये वाले स्ट्रट्स भी इन मेंबर्स को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया, लेट्स गो अहेड। टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, अच्छा, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की हम बात कर रहे थे, बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस आर यूज, यानी ये जो क्लासिफिकेशन है ये उस वो बिल्डिंग किस मकसद के लिए बनाई जा रही है इसके ऊपर क्लासिफिकेशन है। मसलन स्ट्रक्चरल टाइप में बिल्डिंग, अब बिल्डिंग का फंक्शन एवरीबॉडी नोज, हमें शेल्टर चाहिए होता है ना, धूप से बचना है, गर्मी से बचना है, सर्दी से बचना है, बारिश से बचना है, प्राइवेसी चाहिए वगैरह वगैरह, ठीक है। ब्रिज, एवरीबॉडी नोज क्या ब्रिज का क्यों चाहिए होता है, टनल आपको पता है क्यों चाहिए होती है, टावर यू नो द पर्पस, रिटेनिंग वॉल्स देखी हैं कभी आपने? यस सर। जी, कहाँ देखी हैं? सर वो जो आप डैम की वॉल बता रहे थे सर, वही रिटेनिंग वॉल है। If you want to call it a retaining wall, you may like to call it a retaining wall, लेकिन आमतौर पे ये जो retaining walls हैं, these are meant to retain some material behind them. आपने बेसमेंट देखी हुई है ज़ाहिर है, किसी भी बिल्डिंग की जब बेसमेंट बनती है ऐसे ही है ना? यस सर। वो बेसमेंट कैसे बनाई जाती है? If this is the ground level, आप वेट करते हैं सर उसमें, यस सर, उसमें सर जो मिट्टी साइडों से होती है उसको रिटेन करने के लिए साइडों पे रिटेनिंग वॉल लगाई जाती है। आपने ये उसके अलावा सर जी बोले, पहाड़ों पे जो वगैरह गिरते हैं उनको रोकने के लिए जी बिल्कुल, आगे से रिटेनिंग। एब्सोल्युटली राइट। ये मैंने बिल्डिंग के लिए बेसमेंट बना रहा हूँ बिल्डिंग के लिए, और ये मैंने एक्सकेवेट कर दिया मटेरियल सारा, ठीक है। तो मैंने ये अब हटा दिया, बिल्डिंग के लिए मैंने एक्सकेवेशन कर दी है। अब ये जब मैं वॉल्स बनाऊंगा, और ये वॉल्स इसलिए किस चीज़ से बनाई जाती है? ईंटों की बनाई जाती है, किस चीज़ की बनाई जाती हैं? आरसीसी की, सरिये डाला जाता है ना, कंक्रीट की होती हैं, आरसीसी की। ये रिटेनिंग वॉल है। क्यों रिटेनिंग वॉल है? अच्छा, एक्सकेवेशन में थोड़ी ज्यादा ताकि मैं इसको कंस्ट्रक्ट कर सकूं, ठीक है। तो लेट्स से ये मैंने एक्सकेवेशन की थी और यहाँ मैंने दीवार बना दी है आरसीसी की, सरिया भी इसमें होगा, कंक्रीट की दीवार जिस तरह अच्छा, बाय द वे ये कौन सा एलिमेंट होगा? ये जो मैंने अभी आरसीसी वॉल बनाई है, लाइन एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट?
सरफेस होगा। सरफेस एलिमेंट, इसकी ये थिकनेस जो है, ये मैं थिकनेस आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत कम होगी कंपेयर टू इट्स हाइट एंड इट्स लेंथ। एनीवेज ये रिटेनिंग वॉल इसलिए है कि जब आप ये दीवार बना देंगे तो ज़ाहिर है दोबारा यहाँ पे फिलिंग करेंगे ना। तो यस सर। इस ये मिट्टी जो है इस ज़ाहिर है स्पेशली जब ये वेट होगी, जब इसमें बारिश के बाद पानी जब अंदर को जाएगा, जब ये नमी इसमें आएगी तो फिर इट हैज़ अ मोर एबिलिटी टू फ्लो। तो ये लेटरल प्रेशर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर इस तरह से। वो लेटरल प्रेशर की ज़ाहिर है इंटेंसिटी नीचे ज़्यादा होगी, ऊपर थोड़ी कम बनती जाएगी, इस तरह जैसे पानी का प्रेशर होता है उस तरह का, बट ज़ाहिर है उससे थोड़ा सा ये कम प्रेशर अप्लाई करेंगी। ठीक है, तो इसी तरह अब ये इस मिट्टी को रिटेन करने के लिए दीवार बनाई गई है, ये रिटेनिंग वॉल है। इसी तरह से अगर ये पहाड़ है, उसकी ये एज मैंने बनाया है और मुझे यहाँ पे रोड बनाना है, ठीक है, इस लोकेशन इतनी विड्थ का मैंने रोड बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ कट करूँगा इसको और इस वाले पार्ट को फिल कर लूँगा, ऐसे ही है, ताकि ये लेवल सरफेस बन जाए। अब उसके बाद यहाँ पे जब मैंने कटिंग की होगी, ये जो पहाड़ काटा होगा, अगर आपने पहाड़ी इलाकों में सफ़र किया हुआ है तो यहाँ पे मुझे एक रिटेनिंग वॉल चाहिए। आई एम सॉरी। अच्छा, ये कटिंग में शुरू में जब रोड बनाने लगूंगा थोड़ी ज़्यादा कटिंग करूंगा, ठीक है, जितने मुझे रोड की विड्थ अगर यहाँ तक चाहिए थी तो कटिंग थोड़ी अंदर तक करूंगा, और वो कटिंग करने के बाद रोड के साइड पे मुझे यहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनानी होगी, ताकि इन रॉक्स को ये रोक सके, ठीक है, ताकि ये यहाँ पे ना गिरे, रोड के ऊपर ना गिरे, ठीक है। तो ये भी रिटेनिंग वॉल है। अब ये रिटेनिंग वॉल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मटेरियल एंड द हाइट ऑफ द मटेरियल जो इसको यहाँ पे रिटेन करना है, उस हाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस मटेरियल की बनाई जाएगी। अगर ये हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये स्टोन से भी बनाई जा सकती है, जो लोकली वहाँ पे अवेलेबल स्टोन्स हैं उनको जोड़ के भी बनाई जा सकती है। और इसकी शक्ल जिस तरह मैंने बनाई है, सॉरी, इसकी शक्ल इस तरह नॉर्मली नहीं होती, ये साइडों से, बॉटम से, और आपको जो साइड नज़र आ रही होती है ना, आपको ये साइड नज़र आ रही होती है जब आप रोड पर सफ़र कर रहे होते हैं ना, तो अगर मैं उसकी शक्ल बनाऊं तो अगर ये रोड है तो आपको जो नज़र आ रहा होता है साइड पे ऐसे नज़र आ रहा होता है, ऐसे, क्योंकि आपको तो पीछे ये वाली जगह तो नज़र नहीं आ रही होती ना। तो बेसिकली क्या होता है कि वो ऐसी दीवार बनी होती है ऐसे करके, ठीक है। इस जगह उसने मटेरियल को, रॉक्स हैं उनको रिटेन करना है ताकि ये इधर ना गिरे। जाहिर है इसकी शक्ल इस तरह क्यों बनानी पड़ रही है, नीचे थिकर और ऊपर थिनर क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो लोड लगना है ना, जो प्रेशर लोडिंग लगनी है, प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, वो प्रेशर यहाँ उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और ऊपर जाके कम होती जाएगी। तो जिस तरफ नीचे इंटेंसिटी प्रेशर की ज़्यादा है तो मैं नीचे थिकर बनाऊंगा वॉल और ऊपर की तरफ मैं थिनर करता जाऊंगा। तो ये रिटेनिंग वॉल मैं बता रहा, तो ये रिटेनिंग वॉल आप डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर जब फाइनल सेमेस्टर में जाएंगे उसमें डिज़ाइन करेंगे, बट आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो व्हाट रिटेनिंग वॉल्स आर। कंटेनमेंट्स, जैसे मैंने वाटर टैंक आपको दिखाया था, या ग्रेन्स को, गंदम हो सकती है, किसी और चीज़ को स्टोर करने के लिए जो आप बना लें, वो भी एक, या किसी केमिकल को स्टोर करने है, या पानी, क्योंकि तो पहले मैंने इस वाटर टैंक की बात कर ली है। इसी तरह से और कोई कंटेनमेंट आप बनाएंगे तो उसको, या न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो एमिशंस हैं उनको कंटेन करने के लिए भी अगर आप एक कंप्लीट कंटेनमेंट बनाएं तो वो, उसको भी हम कंटेनमेंट कहेंगे। दीज कंटेनमेंट्स आर नॉर्मली सरफेस एलिमेंट्स और ये कर्व्ड होती हैं नॉर्मली। प्लेटफॉर्म्स जो आपने उस पर देखे हुए हैं, ऑफ शोर हो सकती हैं या ऑन शोर भी हो सकती हैं। बहरी जहाज़ों को ज़ाहिर है जब आपने लोड करके समंदर में जब उसको जाना है तो उसको कोई प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से वो एंटर हो और वो जहाँ से वो बाहर आ सके। सो
ज़ाहिर है उस प्लेटफॉर्म, ये भी एक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, ऑफशोर स्ट्रक्चर्स हैं ये। बस मैं फिनिश कर रहा हूँ। बेस्ड ऑन देयर मेकअप फ्रेम्स, जैसे आपको मैंने पहले तस्वीर दिखा दी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें दो चीज़ें होंगी, आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। मैं फ्रेम क्या चीज़ है, इसमें फ्रेम ये है, ये वाली ये फ्रेम है इसमें, ये देखिएगा यहाँ से ये फ्रेम है, उधर भी एक कॉलम है जो कि नज़र नहीं आ रहा, बाकियों में नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एक फ्रेम है, ये एक जो आपको नज़र आ रहा है ना, कम्बिने दो कॉलम और एक बीम जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक फ्रेम है। इसी तरह से इसके पीछे एक और फ्रेम है, ठीक है। तो ये मल्टीपल फ्रेम्स यहाँ पे आपको कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। अब ये उसके ऊपर अभी ज़ाहिर है अभी वो कैरोगेटेड शीट भी अभी आनी है, और हो सकता है साइडों से भी कोई शीट आनी हो, लेकिन अभी तो ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बहरहाल एक तो ये पूरी बिल्डिंग है ना, इसको आप स्ट्रक्चर कह सकते हैं। बाज़ औक़ात हम इसके इंडिविजुअल जो कुछ असेंबलीज हैं उनको भी स्ट्रक्चर पूरा वर्ड उसके लिए भी यूज़ कर लेते हैं। इस फ्रेम को भी अलग से आप स्ट्रक्चर भी कहना चाहें तो यू कैन कॉल इट स्ट्रक्चर, लेकिन ज़्यादातर हम इसको फ्रेम को मानते हैं एज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, ठीक है। You can view it as a separate structure consisting of two columns and a beam, simple frame की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो but you can also view it as a part of a bigger structure which is, तो उस केस में हम इसको structural component भी कहेंगे, ठीक है। तो ये अलग से स्ट्रक्चर भी हम इसको कभी कभी कह दिया करेंगे, और कभी हम इसको as a part of the bigger overall structure भी इसको, यानी as a structural component भी हम इसको यही वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। बट आपको पता होना चाहिए फ्रेम होता क्या है, बस ट्रस, ठीक हो गया, पता चल रहा है अब ट्रस। इसमें वो assumptions बता सकते हैं कोई कैसे सेटिस्फाई की गई है। ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे फ्लोर बीम है, ये वाला जो थोड़ा सा जिसका पार्ट नजर आ रहा है, इसको हमने सिर्फ जॉइंट्स के ऊपर ही कनेक्ट किया, और ये जॉइंट्स की शक्ल भी थोड़ी देख लो, ये मतलब किस तरह से प्रैक्टिकली जॉइंट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये जो एक प्लेट नजर आ रही है ना, दिस इज कॉल्ड गसेट प्लेट, ये जो प्लेट है। गर्डर या बीम इसकी हमने बात कर ली है। गर्डर या बीम हमेशा जरूरी नहीं किसी फ्रेम का पार्ट हो, वो एक स्टैंड अलोन भी हो सकता है। ये भी गर्डर है आपको जो नजर आ रहा है, ये गर्डर है, ऊपर ब्रिज डेक है और नीचे ये गर्डर आपको नजर आ रहा है, ये गर्डर, ये दूसरा गर्डर, और ये क्या चीज़ है, पियर, जिसकी मैं बात कर रहा था। कॉलम्स इन ब्रिजेस आर कॉल्ड पियर्स, दीज आर मैसिव कॉलम्स। आर्च आपने देख लिए, केबल भी आपने देख लिए, शेल, सरफेस एलिमेंट्स। शेल एक जनरल वर्ड है जिसमें से ये जैसे आपको स्लैब नज़र आ रही है, इनको हम शेल्स भी बोलते हैं। सरफेस एलिमेंट्स को हम शेल्स भी बोलते हैं, सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको, सरफेस एलिमेंट्स को हम शेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये स्लैब आपको नज़र आ रही है, इस केस में अब ये पूरे को हम शेल कहेंगे। शेल, इस शेल में एक सरफेस एलिमेंट है और ये बीम्स आपको नजर आ रही है, दीज आर द लाइन एलिमेंट्स। इस पूरी असेंबली को कंसिस्टिंग ऑफ स्लैब एंड बीम्स, इसको हम शेल कहेंगे। ये भी शेल है। ये कराची में मस्जिद है, गोल मस्जिद बोलते हैं इसको, मस्जिद तूबा, उसकी बिल्डिंग है, और ये इसके अंदर बीच में कोई पिलर कोई कॉलम नहीं है, ये काफ़ी बड़ा इसका, ये आपको पूरी बिल्डिंग में पूरी मस्जिद के अंदर कोई पिलर नहीं है, बस ये इस तरह से एक डोम आपको नजर आ रहा है। ये भी एक शेल है। शेल क्या है इसके अंदर, ये जो कर्व्ड आपको सरफेस एलिमेंट नजर आ रहा है ना, दिस इज शेल। ये उसके अंदर से मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई है।